पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड सच या साहस के खेल में हार गई। उसे उस व्यक्ति को कॉल करना पड़ा जिसे खोने का उसे सबसे ज्यादा अफसोस था। उसने फोन पर सामने वाले से पूछा, अगर मैं अभी तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे एक घर दोगे? ये शब्द सुनते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबको लगा कि मैं गुस्से में आकर मेज पलट दूंगा, लेकिन सबकी उम्मीद के उलट मैंने बस शांतिपूर्वक अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी। हमने अभी तक अपनी शादी रजिस्टर्ड नहीं करवाई है, तो अभी देर नहीं हुई है, तो चलो अब हम अलग हो जाते हैं। मैंने कहा, मैं उसके लिए जगह छोड़ देता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड कुछ कह पाती, उससे पहले ही मैं मुड़कर जा चुका था। रास्ते में मैंने झिंगाबेई में दूर एक नंबर डायल किया। माँ और पापा, मैं घर आकर शादी करने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छा शियाओफान, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गई। आखिरकार तुम झांग ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुम इन सालों में बाहर अनुभव लेने की जिद न करते तो अब तक शादी करके पारिवारिक बिजनेस संभाल चुके होते। तुम्हारे पापा और मैंने पहले ही एक उम्मीदवार चुन लिया है। हम तो बस तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग दंपति की राहत भरी आवाज सुनकर मेरे दिल में थोड़ा अपराध बोध जागा और मेरी आवाज अनजाने में नरम पड़ गई। मैं आपकी व्यवस्था मान लूंगा। ठीक है, चलो शादी की तारीख 19 जनवरी रख लेते हैं। कैसा रहेगा? तुम कब वापस आ रहे हो? क्या तुम शादी के साथी से पहले मिलना चाहोगे? मैं जल्द ही तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम कर दूंगी। माँ के चिड़चिड़ेपन से मेरा सिर दर्द बढ़ गया। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया। मैं जल्द जियांग परिवार लौटकर आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। शादी तो बस एक मामूली बात है, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बस शादी का इंतजाम कर दो। मैं शादी से एक दिन पहले वापस आऊंगा। ठीक उसी समय जब मैंने बोलना समाप्त किया था, बेडरूम का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। शोर सुनकर मैंने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि बाई निंगबिंग फ्राउनिंग चेहरे के साथ अंदर आ रही है। शादी? कौन सी शादी? बाई निंगबिंग के असमंजस से भरे चेहरे का सामना करते हुए मैंने शांति से फोन काट दिया और उसे टालने के लिए एक मनगढ़ंत बहाना बना दिया। मेरे एक दोस्त की शादी हो रही है और वह चाहता है कि मैं उसका बेस्ट मैन बनूं। यह सुनकर बाई निंगबिंग के चेहरे का भाव आखिरकार नरम पड़ गया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, मेरा फोन मेज पर रख दिया और मुड़कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद पानी की टपटप की आवाज आई और मेज पर रखा फोन बज उठा। लगातार बजती घंटी सुनकर मैंने कुछ पल के लिए हिचकिचाया और फिर स्क्रीन पर क्लिक किया। एक संदेश आया। भेजने वाले का नाम था शिन हाओयू। क्या तुम्हें अब भी याद है कि उस समय क्या कहा गया था? क्या तुम सच में झांग फैन से शादी करने के बारे में सोच रही हो? इस वाक्य ने मेरा दिल कस दिया। मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। फिर मैंने धीरे से ऊपर की ओर स्वाइप किया। इसके बाद बाई निंगबिंग द्वारा 10 मिनट पहले भेजा गया एक संदेश दिखाई दिया। चेन हाओयू, 33 दिनों में तुम्हारा 28वां जन्मदिन है। क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुमने उस समय मुझसे क्या वादा किया था? मैंने फोन को उसकी जगह पर वापस रख दिया और सोफे पर पीछे की ओर टिक गई। यादें मेरे दिमाग में चमकने लगीं। उस साल जब मैं 18 साल की थी, मेरी मौसी शादी के लिए देश लौटी थी और मैं उनके साथ वापस आई और युंडा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। क्या विश्वविद्यालय जीवन का बेहतर आनंद लेने और सुरक्षा कारणों से मैंने कभी भी अपनी पहचान किसी को नहीं बताई। अपने सीनियर ईयर में फ्रेशर वेलकम पार्टी के दौरान एक रूममेट की मदद करने के लिए मैं मंच पर एक गाने में साथ देने चली गई। प्रदर्शन के बाद मैंने अपना वाद्य यंत्र उठाया और मंच से नीचे आई। नीचे देखा और बिनिंग बिंग को देखा। वह सफेद जालीदार ड्रेस पहने हुए थी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं जब वह मुझे देख रही थी। क्या मुझे आपका संपर्क नंबर मिल सकता है? मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसे दिखावे की अहमियत है, इसलिए मैंने तुरंत ही हां कर दी। उसके बाद हम दोनों हर दिन एक दूसरे से संपर्क करते थे और समय समय पर अलग अलग जगहों पर टकरा जाते थे। एक दूसरे को जानने के तीसरे महीने में बिनिंग बिंग ने पहल करते हुए पहले प्यार और पहली नजर के प्यार का इजहार किया। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। हम दोनों ऐसे ही 21 साल की उम्र से लेकर 28 साल तक 7 साल तक साथ रहे। मेरे परिवार वाले मुझे बार बार अरेंज मैरिज के लिए बुलाते रहे, लेकिन मैंने कई बार मना कर दिया। मैंने भी कई बार उसके विचार जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब शादी की बात आती बाई निंगबिंग उस विषय से ऐसे बचती जैसे कोई महामारी हो और कभी इसका जिक्र नहीं करती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि वह बस अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा तो मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। करीब आधा महीना पहले एक पार्टी में कुछ पीने के बाद हल्की फुल्की बातचीत के दौरान मुझे सच्चाई पता चला कि बाई निंगबिंग के दिल में हमेशा से उसका बचपन का दोस्त शेन हाओयू ही था। दुर्भाग्यवश उसका प्यार एक तरफा था। शेन हाओयू ने उसे हमेशा सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखा।
और उसने मुझसे खुद पहल करके संपर्क इसलिए किया क्योंकि जिस रात मैं सामने आया उस रात शेन हाओयू किसी और के साथ था। स्टेज पर पियानो बजाते हुए मेरा अंदाज उसके क्रश की छवि से कुछ कुछ मिलता जुलता था। अपनी निराशा को शांत करने और शेन हाओयू को चिढ़ाने के लिए उसने मुझे चुना। अगले कुछ वर्षों में शेन हाओयू ने दर्जनों बार डेटिंग की। हर बार जब उसे शेन हाओयू के ब्रेकअप की खबर मिलती, बाई निंगबिंग उसके पास जाने के बारे में सोचती थी। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही शेन हाओयू कोई नया निशाना ढूंढ लेता था। उसके दिल का दुख और गहरा होता गया। इसी तरह 7 साल इसी चक्र में बीत गए और हम अब भी अलग नहीं हुए थे। बाई निंगबिंग ने कभी हार नहीं मानी, वह शेन हाओयू के बदलने का इंतजार करती रही। अपने युवावस्था में शेन हाओयू द्वारा किए गए एक नशे में मजाक का इंतजार करती रही। बिंग बिंग, जब मैं 28 का हो जाऊंगा, अगर हम दोनों अब भी अविवाहित हुए तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करें। तो वह हर साल उससे एक बार पूछती थी और इस साल आखिरकार वह शेन हाओयू के 28वें जन्मदिन तक पहुंच गई थी। बाई निंगबिंग के फोन में चैट पढ़ते हुए मैं मुस्कुरा पड़ी। 33 दिन बाद शेन हाओयू का 28वां जन्मदिन था और वही दिन मैंने अपने लिए ब्रेकअप करने और घर जाकर शादी करने के लिए चुना था। बिंगबिंग को स्टडी रूम में जाते देख मैं भी उठी, लाइट बंद की और फिर से बिस्तर पर लेट गई। पता नहीं कितना समय बीत गया। अंधेरे कमरे में बहुत हल्के कदमों की आवाज आई। हल्की रोशनी वाला फोन बेडसाइड टेबल पर रखा गया और कोई मेरे पीछे आकर लेट गया। फिर एक लंबा सन्नाटा छा गया जब तक कि मेरे पास से हल्की और नियमित सांसों की आवाज नहीं आने लगी। मैंने अपनी आंखें खोलीं, हाथ बढ़ाया और बाई निंगबिंग का फोन लिया और उसे फिर से क्लिक किया। मूल चैट इंटरफेस में सिर्फ 4 शब्द और थे, कभी नहीं भूली। एक बहुत ही साधारण वाक्य, लेकिन कोई भी कल्पना कर सकता है कि बाई निंगबिंग ने ये शब्द टाइप करते समय किस स्थिति में थी। संभवतः वह अपने होंठ काट रही थी। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं, गंभीरता से शब्दों की लंबी कतार टाइप कर रही थी और फिर उन्हें मिटा रही थी। हर शब्द को सावधानी से तौल रही थी। वह डरती थी कि उसकी भावनाएं आसानी से जाहिर हो जाएंगी, लेकिन यह भी डरती थी कि कहीं वे बिल्कुल भी न समझी जाए। यह सतर्क और सावधान रवैया सिर्फ तभी सामने आता था जब वह शेन हाओयू का सामना करती थी। यह सोचकर मेरे होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह पूरी तरह से 28 साल की उस सहमति पर केंद्रित थी। शेन हाओयू के उससे शादी करने के लिए राजी होने का इंतजार कर रही थी। मैं पूरी रात आंखें बंद किए हुए भी नहीं सो सका। सुबह होने के बाद मेरे पास से सरसराहट की आवाज आई। मैंने मौके का फायदा उठाकर अपनी आंखें खोल लीं। आज काम से जल्दी लौट आना। बाई निंगबिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा रही थी और हैरान चेहरे से मेरी ओर देखने लगी। कुछ गड़बड़ है क्या? लंबी चुप्पी के बाद मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या तुम भूल गई? बाई निंगबिंग का शरीर हल्का सा सख्त हो गया। फिर उसने सिर हिला दिया। पिछले आधे महीने से बाई निंगबिंग का दिल शेन हाओयू के साथ 28 साल की उस सहमति पर ही लगा हुआ था। उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी और अब तो अपना जन्मदिन भी उसके दिमाग के पीछे चला गया था। मैं खुद के बारे में सोचने लगा, जिसने पिछले 2 महीने बड़ी मेहनत से एक सरप्राइज तैयार किया था, लेकिन सब बेकार चला गया। मेरा दिल तरह तरह की भावनाओं से भरा हुआ था। बाई निंगबिंग ने मेरे चेहरे के भावों में बदलाव नहीं देखा और कहा, बस साधारण रखना, पहले जैसा भव्य करने की जरूरत नहीं है। पिछले वर्षों में मैं हमेशा उसकी खुशी के लिए उसके लिए जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाता था। बस उसने कभी मेरी कोशिशों की परवाह नहीं की। तो यह वाक्य सुनकर मेरी आवाज में हल्की सी खुद पर हंसी थी। पार्टी पहले ही तैयार है और सभी आने के लिए राजी हो चुके हैं। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यह जन्मदिन की पार्टी 3 महीने पहले तैयार की गई थी। तब मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यह आयोजन नहीं करता। मेरी सफाई सुनकर उस रात बाई निंगबिंग ने और कुछ नहीं कहा, अपना फोन उठाया और बेडरूम से बाहर चली गई। उसके मुड़ने से पहले मैंने उसकी हल्की सी तनी हुई भौहें देखी। कंपनी पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले सुपरवाइजर के ऑफिस गया और अपना इस्तीफा सौंपा। जब मैं फिर बाहर आया तो मेरे हाथ में इस्तीफे की रिपोर्ट देखकर ऑफिस में हलचल मच गई। शियाओफान, क्या तुम जा रहे हो? ऐसे ही अचानक क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम्हें अगली नौकरी मिल गई है? इतना बड़ा फैसला लेकर क्या तुम अरबों की पारिवारिक संपत्ति संभालने वापस जा रहे हो? सबकी चिंता सुनकर मैंने अपने हाथ का सामान नीचे रखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं शादी करने जा रहा हूं। मेरे सहकर्मी समझते हुए सिर हिलाने लगे। हालांकि किन हाओ, जो हमेशा मेरे करीब रहा है,
पास आकर कुछ सवाल पूछने लगा। अफान, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आखिरकार शादी के लिए हाँ कर दी? उसने अचानक कैसे मान लिया? मैंने और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं समझी और बात बदल दी। इन सालों में सबकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं बाद में सबको डिनर पर ले चलूंगा। काम के बाद मैंने 4-5 सहकर्मियों के साथ 2 घंटे तक खाना खाया। जब मैं होटल पहुंचा तब तक 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, अंदर से आती बातचीत ने मुझे रोक दिया। बाहर कितना ठंडा है। बिंग बिंग किसे लेने जा रही है? और कौन हो सकता है? शेन हाओयू। मैं पास ही था और सब कुछ सुन लिया। शेन हाओयू ने कहा कि वह आज वापस आ रहा है और वह उसे लेने के लिए उत्सुकता से चली गई। सच में? तो बिंग बिंग तो बहुत खुश होगी। आज उसका 28वां जन्मदिन है और 1 महीने से भी ज्यादा में शेन हाओयू भी 28 का हो जाएगा। ऐसे समय में वापस आना, क्या वह सच में वादा निभाने आ रहा है? मैंने सुना है कि शेन हाओयू फिर से सिंगल है। लगता है वह सच में वापस आ गया है। लेकिन अगर वे सच में साथ आ गए तो जियांग फान का क्या होगा? हमने उससे इतनी देर तक ये बात छुपाई है, 7 साल हो गए, और उसे तो ये भी नहीं पता कि शेन हाओयू कौन है। फिर भी वह पूरी तरह से बिंग बिंग से प्यार करता है। अब क्या किया जा सकता है? किसने कहा था कि बिंग बिंग को शेन हाओयू से इतना गहरा प्यार हो जाए? अगर शेन हाओयू वादा निभाने के लिए मान भी गया तो उसे 100% छोड़ दिया जाएगा। इसमें तो बस उसकी किस्मत को ही दोष दिया जा सकता है। शुक्र है उसकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है। अगर उनका ब्रेकअप हो भी गया तो उसे हटाना आसान होगा। मैंने सुना है कि इन सालों में वह हमारे और बिंग बिंग के लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हम बिंग बिंग की सबसे अच्छी दोस्त हैं, इसलिए हमें तो उसकी ही तरफ रहना चाहिए। अगर उनका सच में ब्रेकअप हो जाए तो बिंग बिंग के लिए मुश्किल मत बनाना। हम बीच में आकर उसे ब्रेकअप फीस के तौर पर कुछ कारें या घर दे देंगे। मैं काफी देर तक चुपचाप सुनता रहा, बिना कोई हरकत किए। असल में मैंने पहले ही जाने की योजना बना ली थी। मैं उतना दुखी नहीं था जितना आधा महीना पहले था, बल्कि मुझे यह कुछ हद तक मजाकिया लगा। बिंग बिंग मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है और यहां तक कि अपने दोस्तों से मुझे हटवाना भी चाहती है। आखिर मैं इन 7 सालों से किस तरह के रिश्ते में था? बस अफसोस इस बात का है कि इस बार मैं ही पहले जा रहा हूं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, तभी कुछ वेटर ड्रिंक्स लेकर आ गए। मैं जल्दी से एक तरफ हट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की बातचीत अचानक रुक गई। मैं ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुस्कुराते हुए अंदर गया और सबको नमस्ते कहा। कुछ देर बातचीत के बाद बाई निंगबिंग एक अजनबी आदमी के साथ फिर से अंदर आई। उस शख्स को देखकर, जिसकी कद काठी मुझसे 30 से 40% मिलती जुलती थी, मैं उसे चुपचाप देखता रहा। बाई निंगबिंग उसे पूरे कमरे में घुमाकर आखिरकार मेरे पास आई और परिचय कराया। ये मेरा बचपन का दोस्त है, शेन हाओयू। बाई निंगबिंग थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर बोली, यह मेरा एक साधारण दोस्त है, जांग फैन। जब उसने यह कहा तो बाई निंगबिंग को उम्मीद थी कि मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन हालात उसकी उम्मीदों से आगे निकल गए। मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने बस ऊपर देखा और उसे गहराई से देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उनसे दूरी बनाए रखने के लिए 2 कदम पीछे हट गया। चेहरे पर एक शालीन मुस्कान के साथ मैंने कहा, नमस्ते मिस्टर शेन। मैं बाई निंगबिंग का एक साधारण दोस्त हूं। परिचय के बाद कमरा फिर से जीवंत हो गया। शेन हाओयू का स्वभाव बहुत मिलनसार है और वह सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। हाथ में वाइन का गिलास लिए वह एक छोर से दूसरे छोर तक सबको टोस्ट करता रहा। उसने कई लोगों को खींच लिया और सबको पीने और खेल खेलने के लिए बुला लिया। जब वह उत्साहित हो गया तो उसके हाथ ताश के पत्तों में व्यस्त हो गए, इसलिए उसे किसी की जरूरत थी जो उसे तरबूज के टुकड़े खिलाए। बाई निंगबिंग ने तो सोचा भी नहीं। उसने अपनी ही कांटे से एक टुकड़ा उठाया और उसे खिला दिया। शेन हाओयू ने भी ज्यादा नहीं सोचा। वह थोड़ा सा मुड़कर कुछ कौर खा गया, फिर उसका गिलास उठाया और आधा गिलास रेड वाइन पी गया। मैं कुछ मीटर दूर बैठा था, देख रहा था कि बाई निंगबिंग उस गिलास को पकड़े हुए है, छोड़ ही नहीं रही। एक के बाद एक गिलास पी रही है और हर बार वह उसी जगह से पीती थी जहां अभी अभी शेन हाओयू का मुंह लगा था। अंत तक आते आते वह थोड़ी नशे में आ गई थी, लेकिन जन्मदिन की क्लासिक प्रक्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता था। सभी ने जन्मदिन का गीत गाया और उससे कहा कि वह उठे, मोमबत्तियां बुझाए और एक इच्छा मांगे। शोरगुल वाला कमरा अचानक शांत हो गया। मैं उठकर खुद केक को धकेलकर उसके पास ले गया और मोमबत्तियां जलाई। मोमबत्तियों पर लिखे 28 को देखकर बाई निंगबिंग ने अपनी कनपट्टी मलते हुए नशा दूर करने की कोशिश की। उसकी पहले से ही बिखरी हुई नजर कमरे में घूमी, फिर उसने एक उंगली उठाई। मैं इस साल के जन्मदिन पर कोई इच्छा नहीं मांगना चाहती। आइए इसे एक सवाल में बदल देते हैं।
यह कहते हुए उसने शेन हाओयू की ओर इशारा किया और उसकी वह अस्पष्ट लेकिन बेहद जलती हुई नजर सीधे उस पर जा टिकी। हाओयू, तुम भी जल्द ही 28 के होने वाले हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी अब कोई गर्लफ्रेंड है? जैसे ही यह बात कही गई, सभी देखने वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, चारों ओर से आती जिज्ञासु नजरों का सामना करते हुए। जेन हाओयू थोड़े हैरान रह गए और जवाब दिया, अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक पल की खामोशी के बाद किसी ने हैरानी से वाह चिल्लाया और कमरा अचानक शोर से गूंज उठा। कुछ नशे में धुत करीबी दोस्तों ने उठकर नशे में चूर बाई निंगबिंग को गाने और नाचने के लिए उकसाया। इस अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए मैं शांत और उदासीन बैठी रही, एक साधारण दोस्त की भूमिका निभाती रही, जो अंधेरे में रखी गई थी और जिसे कुछ भी पता नहीं था। जन्मदिन की पार्टी आखिरकार सुबह के शुरुआती घंटों में खत्म हुई। सबके चले जाने के बाद मैंने बाई निंगबिंग को कार में बैठाने में मदद की। वह अपनी पिछली खुशी में डूबी हुई थी, मेरी बाहों में लेटी हुई कई दिल की बातें कह रही थी। वह रोती हुई आवाज में बोली, शेन, तुम कैसे हो? मत जाओ, मेरे पास ही रहो, ठीक है? वे सब ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने तुम्हारा बहुत बहुत सालों तक इंतजार किया है, हर दिन तुम्हारा इंतजार किया है। आगे की सीट पर बैठा ड्राइवर पूरे रास्ते सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। कार से उतरते समय उसने मुझे नशे में धुत महिला को सहारा देते हुए देखा और चिढ़ाते हुए कहा, सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने ड्राइवर को हल्की सी मुस्कान दी। मेरी आवाज बेरुखी थी। वह शेन हाओयू से बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं शेन हाओयू नहीं हूं। एक रात की हैंगओवर के बाद जब बाई निंगबिंग जागी तो उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। मुझे पकड़कर वह सफाई देने लगी। आफान, जैसे ही मैं कल क्लब पहुंची, मुझे जबरदस्ती बहुत शराब पिलाई गई। शायद मैंने बहुत सारी बकवास बातें कह दी होंगी। वो सब नशे में कही गई बातें थीं। कृपया उन्हें दिल पर मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे अब भी पिछली रात की बातें याद होंगी, और न ही यह उम्मीद थी कि वह इतना भद्दा बहाना बनाएगी। लेकिन फिर भी मैंने शांत और तर्कसंगत होकर उसकी अदाकारी में उसका साथ दिया, हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे पता है। किसी वजह से मेरी शांत और भावहीन चेहरे को देखकर और कल जब उसने मुझे शेन हाओयू से मिलवाया था, उस समय मेरी प्रतिक्रिया को याद करके बाई निंगबिंग को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। सोचते सोचते उसे कुछ गलत सा लगा और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। कल मैं सबके साथ पीने में इतनी व्यस्त थी कि तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। जियांग फैन, क्या तुम थोड़े नाराज हो? आज काम के बाद हम डेट पर चलें? नाराज? मुझे आज दोपहर कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे सीधे इनकार करने के बावजूद बाई निंगबिंग मुझे मनाने और मुआवजा देने पर और ज्यादा अड़ी रही। मैं उसे मना नहीं कर सका, इसलिए मुझे मानना पड़ा। शाम को मैंने अभी अभी कपड़े बदले ही थे और बाहर जाने ही वाला था कि अचानक छिनहाव का संदेश आ गया। अफान, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी इस्तीफे के बारे में नहीं बताया? वो अभी तुम्हें ढूंढने आई थी और अब बहुत गुस्से में लग रही है। मैं संदेश पूरा पढ़ भी नहीं पाया था कि बाई निंगबिंग का फोन आ गया। स्क्रीन की ओर देखते हुए मेरी आंखों में एक गंभीरता की झलक आ गई। कुछ पल हिचकिचाने के बाद मैंने उत्तर देने का बटन दबा दिया। फोन पर बाई निंगबिंग की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हारे सहकर्मी ने मुझे बताया कि तुमने इस्तीफा दे दिया है और शादी करने जा रहे हो। जब मैं अभी सोच ही रहा था कि कौन सा बहाना बनाऊं, बाई निंगबिंग ने ठंडे स्वर में आलोचना जारी रखी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरी अभी शादी करने की कोई योजना नहीं है। तभी मुझे एहसास हुआ कि बाई निंगबिंग को लगा कि मैं जबरदस्ती शादी करवाना चाहता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी ज्यादा नाराज थी। मैंने धैर्यपूर्वक कुछ शब्दों में समझाया। मैंने अपने सहकर्मियों से कुछ मजाक में बातें की थीं, शायद उन्होंने उसे सच मान लिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं हाल ही में थोड़ा थक गया था और आराम करना चाहता था। यह सुनकर मेरे कान में आवाज आखिरकार सामान्य हो गई, आगे से इस तरह का मजाक मत करना। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया और सुना कि बाई निंगबिंग पूछ रही थी कि मैं कहां हूं और क्या उसे यहां आना चाहिए। मैं पता बताने ही वाला था कि अचानक मुझे बहुत हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो बिल्कुल शेन हाओयू जैसी लग रही थी। वो ठीक है मेरे मुंह में कुछ पल के लिए अटका रहा, फिर जरूरत नहीं में बदल गया। कॉल जल्दी ही काट दी गई। अंधेरा होती स्क्रीन को देखते हुए मेरे होंठों पर एक खुद पर हंसने वाली मुस्कान आ गई। अगर वह सच में मुझे ढूंढना चाहती तो कॉल इतनी जल्दी कैसे कट जाती? वो तो बस औपचारिकता निभा रही थी। मैंने इसे इतनी गंभीरता से कैसे ले लिया? मैंने एक टैक्सी ली और तय किए गए रेस्टोरेंट पहुंच गया। वेटर ने नाम सुनते ही मुझे सीधे रूफटॉप रेस्टोरेंट तक पहुंचा दिया।
जैसे ही निजी कमरे का दरवाजा खोला गया, वहां खाने से भरी एक मेज थी, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मेरी उलझन भरी आंखों को देखकर वेटर ने अत्यंत सम्मानपूर्वक समझाया, मिस बाई ने 10 मिनट पहले खाना ऑर्डर करने के लिए फोन किया था और आपसे पहले खाना खाने के लिए कहा था। उसे कुछ जरूरी काम है और शायद उसे थोड़ी देर हो जाएगी। अभी अभी उस कॉल को याद करते हुए मेरे चेहरे पर एक एहसास प्रकट हुआ। क्या कोई जरूरी काम है? मुझे डर है कि वह फिर से शेन हाउ यू के साथ चली गई है। असल में यह पूरी तरह से झूठ भी नहीं था। आखिरकार उसके लिए जब बात उसके क्रश के साथ समय बिताने की हो तो तिल जितनी छोटी बात भी जरूरी मानी जाती है। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे कमरे में चला गया। वेटर ने उत्सुकता से मेरे लिए बर्तन खोले और एक एक करके व्यंजन पेश की। मेज पर रखे समुद्री भोजन को देखकर मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यूरोप में उन वर्षों के दौरान मुझे पश्चिमी भोजन की आदत नहीं थी और मैं अक्सर समुद्री भोजन तब तक खाता था जब तक कि मैं उससे ऊब न जाऊं। देश लौटने के बाद भी मैं अभी तक पूरी तरह से यहाँ के माहौल में ढल नहीं पाया हूँ। अगर मैं अतीत में उसके साथ भोजन कर रहा होता और इन व्यंजनों को देखता तो मैं शायद उसकी बात मान लेता, लेकिन अब मैं खुद को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने हाथ हिलाकर वेटर को उन्हें हटाने का इशारा किया। श्री जियांग, मिस बाई ने इस टेबल का पहले ही भुगतान कर दिया है और यह काफी महंगा है। क्या आप वाकई इसे नहीं चाहेंगे? अगर सब कुछ हटा दिया गया तो हमारी दुकान कोई रिफंड नहीं देगी। मैंने अपनी भौहें उठाईं, बैग से एक कार्ड निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। उद्धरण, मुझे पता है, पहले इन्हें हटा दो, नए ऑर्डर किए गए व्यंजनों के लिए। बस इस कार्ड को स्वाइप कर दो। चिंता मत करो, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। जब तक मैंने खाना खत्म किया, बाई निंगबिंग अभी तक नहीं आई थी। मैंने अब उसका इंतजार करना जरूरी नहीं समझा। बिल चुकाया और घर चला गया। आधे रास्ते में कई संदेश आ गए। अफान, क्या तुम आज बाहर जाकर एक रात रुक सकते हो? हाउ यू अचानक देश लौट आया है और पुराना घर अभी साफ नहीं हुआ है, इसलिए वह वहां नहीं रुक सकता। उसे सर्दी भी लग गई है और उसका पेट भी थोड़ा खराब है, इसलिए उसके पास देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि वह यहां आकर एक रात रुके। क्या यह ठीक है? एक तरफ तो वह शेन हाउ यू की देखभाल करना चाहती है और दूसरी तरफ उसे डर है कि वह हमारे रिश्ते का पता न लगा ले। कितना दिलचस्प है। इस बार मेरा बाई निंगबिंग की एक्टिंग में साथ देने का मन नहीं था और मैंने सीधे उससे पूछा, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है? तुम्हें हमारे रिश्ते को छुपाने की जरूरत क्यों है और तुम इसे कब तक छुपाए रखना चाहती हो? संदेश भेजने के काफी देर बाद जवाब मिला। बाई निंगबिंग ने कोई सफाई नहीं दी और सिर्फ एक तारीख भेज दी, 18 जनवरी। पहले मुझे स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि उसने यह दिन क्यों चुना। अब मुझे साफ साफ पता है कि 18 तारीख शेन हाउ यू का जन्मदिन है। अगर शेन हाउ यू उस दिन अपना वादा निभाता है और उसके साथ हो जाता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। अगर शेन हाउ यू उस दिन राजी नहीं होता तो वह ठहर जाएगी और मुझसे शादी का प्रस्ताव करेगी और सच्चाई जानने के लिए एक परखने वाले लहजे में पूछेगी। अगर उसे ठुकरा दिया गया तो उसके पास अब भी मैं हूं, उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड, एक बैकअप के तौर पर, और इसे मजाक कहा जा सकता है। चाहे आगे बढ़ना हो या पीछे हटना, उसके पास एकदम सही हल है। मैं लगभग उसकी तारीफ करने लगा हूं। दुर्भाग्यवश अब मैं उसके रिश्ते में बैकअप बनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने उसे अब और जवाब नहीं दिया और अपना फोन बंद कर दिया। फिर मैंने एक होटल बुक किया और वहां चेक इन किया। सोने से पहले मैंने थोड़ी शराब पी और दोपहर तक सोता रहा। मैं समय देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने फोन ऑन किया, दर्जनों नए मैसेज आ गए। ज्यादातर मैसेज बाई निंगबिंग के थे और कुछ उसके उन सबसे अच्छे दोस्तों के। तुम कहां हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो या मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लोगों को डरा मत दो। बिंग तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पूरी रात पागल हो गई थी। इन इल्जामों से भरे मैसेज देखकर मैं हंस पड़ा। क्या सोने के लिए फोन बंद करना लोगों को डराना है? वैसे भी उनमें से कौन नहीं जानता कि शेन हाउ यू ही है जिसे बाई निंगबिंग सबसे ज्यादा चाहती है। क्या उसे फर्क पड़ेगा अगर मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? मैं सोच ही रहा था कि बाई निंगबिंग का फोन आ गया। उसका मिजाज अच्छा नहीं था। एक पंखा, हाउ यू तो बस एक रात के लिए यहां आया था। क्या इतना गुस्सा होना जरूरी है? चाहे तुम नाखुश भी हो, तुम्हें अपनी नाराजगी इस तरह नहीं निकालनी चाहिए। मैंने भी ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं समझी, तो मैंने एक बहाना बना दिया। कोई नाराजगी नहीं है। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और अपने आप बंद हो गया। पहले बाई निंगबिंग आमतौर पर इन बातों पर यकीन कर लेती थी। आज न जाने क्यों वह अचानक शक करने लगी और पलटकर पूछ बैठी, तो फिर पहले कभी भी तुम्हारा फोन मिल जाता था, लेकिन कल रात ही क्यों बंद था? उसके सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया।
और कई पुरानी बातें मेरे दिमाग में घूम गईं। कुछ साल पहले एक रात बहुत देर से बाई निंगबिंग को अचानक पेट में दर्द हुआ था। अपने सेक्रेटरी को कॉल करते वक्त उसने गलती से मुझे डायल कर दिया। मैंने जैसे ही सुना तुरंत उठकर उसके लिए दवा लेकर गया। पिछले साल वह एक बिजनेस ट्रिप पर विदेश गई थी, जहां 7 या 8 घंटे का समय अंतर था। बाइंडिंग बिंग उसे यहाँ का मेरा समय याद नहीं रहा और उसने रात के 3 या 4 बजे एक दस्तावेज के बारे में पूछने के लिए कॉल कर दिया। मैंने नींद को नजरअंदाज कर उठकर मॉनिटर खोला और उसकी मदद के लिए दस्तावेज ढूंढा। 3 महीने पहले मेरी अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन टेबल से उतरते ही और जब तक बेहोशी की दवा का असर भी नहीं गया था, उसका मैसेज आ गया कि उसे मिल्क टी पीनी है। फिर भी मैंने नर्स से उसे लाने के लिए कहा। हर एक घटना मेरे उसके प्रति गहरे प्यार का सबूत थी। बस अफसोस इस बात का है कि मैंने चाहे जितना भी दिया, वह उसे देख नहीं पाई। यह सोचकर मेरी आवाज में अनायास ही थोड़ी खुद पर हंसी आ गई। मुझे बस इस बात का डर था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं वहां न रहूं। कल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मेरी अस्पष्ट आवाज सुनकर बिंग का दिल हल्का सा कांप गया। 7 साल साथ रहने के दौरान मैंने हर बात में उसका साथ दिया और उसकी बात मानी। हम दोनों ने कभी बहस नहीं की, न ही कभी गुस्से में चेहरा लाल किया। कई बातें थीं जिन्हें वह समझाना नहीं चाहती थी और मैंने कभी जवाब के लिए जोर नहीं डाला। अगर कभी कभी मैं थोड़ा नाराज भी हो जाता तो थोड़ी मनुहार के बाद सब ठीक हो जाता था। रोजमर्रा की जिंदगी में रोज के कामों से लेकर खाने की डेट्स तक मैंने हर तरह से उसका ख्याल रखा। खुद से पूछने पर बाई निंगबिंग को मानना पड़ा कि मैं लगभग एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। मेरी उसके प्रति पुरानी अच्छाइयों को याद कर उसकी आवाज अपने आप ही नरम पड़ गई। समझ गया, अभी मैं तुम्हारे लिए ज्यादा चिंतित हो गया था, इसलिए मैंने इतनी सख्त बात कह दी। माफ करना अफान, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मैं इस समय उससे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बस कहा जरूरत नहीं है और टैक्सी लेकर वापस चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, नौकरानी ने बताया कि बाई निंगबिंग अभी बाहर गई है। मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि शायद फिर से शेन हाओयू ने ही उसे बुलाया है। हवा में पुरुषों के परफ्यूम की हल्की खुशबू बाकी थी। मैंने नहीं पूछा कि वह कहां गई है और चुपचाप नौकरानी से कहा कि खिड़कियां खोल दे ताकि ताजी हवा आ सके। अगले आधे महीने तक मैंने बाई निंगबिंग को फिर नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर भूल ही गया हूं। न तो एक भी कॉल की और न ही किसी मैसेज का जवाब दिया। शेन हाओयू के सोशल मीडिया सर्कल के जरिए मैं उसकी गतिविधियों को साफ साफ देख रहा था, लेकिन न तो मैं उसके ठिकाने के बारे में पूछना चाहता था और न ही यह जानना चाहता था कि उसके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। मेरे लिए अब हर दिन बस एक उलटी गिनती जैसा है, जिससे मुझे आखिरकार अलविदा कहना ही था। उस पर और ज्यादा मेहनत करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। नए साल की पूर्व संध्या पर आसमान से बर्फ गिरने लगी। मेरा मूड अच्छा था और मैंने पूरी रात फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास बैठकर फिल्में देखी। सुबह के शुरुआती घंटों में बाहर पटाखों और आतिशबाजी की गूंज थी। मैं थोड़ा थक गया था और झूले वाली कुर्सी पर लेटकर सोशल मीडिया ब्राउज करने लगा। दरवाजे के सामने, जो पूरी रात शांत था, अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। मैं कुर्सी से उठकर बैठ गया और देखा कि एक थकी हारी बाई निंगबिंग लौट रही थी, जो नशे में लग रही थी। वह अपने साथ लाए हुए बैग्स के ढेर के बीच से लड़खड़ाते हुए अंदर आई और फिर मेरे सामने एक एक करके उन्हें खोलने लगी। ये 2 स्कार्फ हैं जो मैंने अभी खरीदे हैं। बाहर इतनी तेज बर्फबारी हो रही है। अफान, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अफान, यह एक रोलेक्स है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी। ये तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। देखो, क्या तुम्हें पसंद आया? पागलों की तरह बातें करते हुए उसने अपने हाथों में पकड़े सारे तोहफे एक साथ मुझ पर थमा दिए। मुझे गर्मी महसूस हुई और मैंने स्कार्फ खोल दिया। वह मेरा हाथ पकड़ने लगी और माफी मांगने लगी। माफ करना, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त थी और तुम्हें देखने के लिए वापस आने का समय नहीं मिला। क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो? और पिछली बार मुझे तुम्हें इंतजार नहीं कराना चाहिए था। अफान, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? आओ, अब से हम दोनों अच्छे से रहें। यह कहते हुए बाई निंगबिंग झुक भी गई, जैसे मुझे चूमना चाहती हो। मुझसे उसकी शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसे फिर कौन सी बीमारी हो गई है। काफी देर तक समझाने के बाद मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया। उसके सो जाने के बाद मैंने लिविंग रूम की फर्श पर बिखरे बैग्स समेटे और फिर अपना फोन उठाया। सोशल सर्कल में प्यार जताने वाले मैसेज एक के बाद एक आ रहे थे। जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह अब भी शेन हाओयू का ही था। उसने 9 तस्वीरों की एक ग्रिड पोस्ट की थी, जिनमें सभी बर्फ में एक लड़की के साथ ली गई थीं। उसका कैप्शन भी बहुत दिलचस्प था। पहली बर्फ में मिलना, कोई जानता था, सही था और पसंद करता था। ये देखकर मेरे दिल के सारे शक दूर हो गए।
कोई आश्चर्य नहीं कि बाई निंगबिंग अचानक नशे में लौट आई और मुझसे खुद ही अच्छे से पेश आने लगी। असल में जिसे वह पसंद करती थी वह अब किसी नए के साथ डेट कर रहा था। बिल्कुल, अगर ऐसा न होता तो वह मुझे एक पुराने इंसान को कैसे याद करती। मेरी आंखों में एक हल्की सी व्यंग्यात्मक झलक आ गई। मैंने हाथ बढ़ाया, अपनी कलाई से घड़ी खोली और उसे मेज पर फेंक दिया। अगले कुछ दिनों तक बाई निंगबिंग बिल्कुल बदल गई थी। कहीं नहीं जाती थी, घर पर ही रहती थी। कहती थी कि वह मेरा साथ देना चाहती है। जब मेरा पेट खराब होता था तो वह चुपचाप मेरे पास बैठकर मेरे लिए चावल की खिचड़ी बनाती थी। जब मैंने यात्रा के एक विज्ञापन को कुछ बार ज्यादा देखा तो उसने नए साल के बाद मेरे साथ यात्रा पर जाने की योजना बनानी शुरू कर दी। शायद क्योंकि उसका दिल दुखा था, इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा मेरा ध्यान रख रही थी। पर अब मैं भावुक नहीं था। मैं चुपचाप बाई निंगबिंग को प्रेमिका की भूमिका निभाते और व्यस्त देखते रहा। मेरी बातों की वजह से मुझे कोई अपराध बोध नहीं हुआ, मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं। इस अंतिम समय में मैंने सोचा कि उसकी सारी कोशिशें बीते हुए कल का बदला चुकाने के लिए हैं। ऐसा सोचकर मेरा मानसिक बोझ और भी हल्का हो गया। खून निकालने के बाद मेरी मां ने कई तरह के वेडिंग सूट भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैंने अपना फोन पकड़ा, एक एक करके सूट्स को स्वाइप और झूम करके उनके कपड़ों की डिटेल्स देखता रहा। शायद मैं बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहा था, क्योंकि जब बाई निंगबिंग हल्के कदमों से मेरे पास आई तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब तक उसने फोन छीन नहीं लिया तब तक मैंने सिर नहीं घुमाया, और जैसे ही मैंने देखा बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। दूल्हे का सूट? तुम दूल्हे का सूट क्यों देख रहे हो? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? एक दोस्त की जल्द ही शादी है और वेडिंग ड्रेस में कुछ समस्या आ गई है। वे नया सूट चुन रहे हैं और चाहते हैं कि मैं सलाह दूं। मेरे हाव भाव में कोई बदलाव न देखकर बाई निंगबिंग ने धीरे धीरे अपने शक को दूर किया और फोन मुझे लौटा दिया। फिर यूं ही पूछ लिया, मुझे शादी की तारीख याद नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके गंभीर चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म भाव आ गया। 19 जनवरी। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? यह तारीख सुनकर बाई निंगबिंग थोड़ी सी ठिठक गई। मैंने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार किया। लंबी चुप्पी के बाद उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली ताकि स्थिति संभाल सके। देखेंगे तब। उस सवाल के बाद से बाई निंगबिंग फिर से उदासी में डूब गई, जैसे वह पूरे दिन सपनों में खोई रहती हो। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। शादी को बहाना बनाकर मैंने उससे बचाव नहीं किया और उसके सामने ही अपना सामान पैक करने लगी। स्नातक होने के बाद इस रिवरसाइड अपार्टमेंट में आए मुझे 6 साल हो गए हैं। मेरा सामान पूरे कमरे में फैला था। मैंने सिर्फ वही चीजें चुनी जो मैंने खुद खरीदी थीं और उन्हें सूटकेस में रख दिया। इनके अलावा मैंने एक भी चीज नहीं ली। वैसे भी जिंगबई लौटना मेरा इलाका है। अगर किसी चीज की कमी होगी तो मैं खरीद लूंगी। ये चीजें यहीं रह सकती हैं। कभी कभी जब बाई निंगबिंग ठीक हो गई तो वह मेरा सूटकेस पलटने लगी। अंदर की चीजें देखने के बाद उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। मुझे पता था कि इस समय उसका दिल शेन हाओयू के लिए उम्मीदों से भरा हुआ है। वह जन्मदिन के निमंत्रण में इतनी मग्न थी कि उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने चुपचाप अपनी कई निजी चीजें फेंक दी थी। जब तक वे कपल आइटम्स, जिन्हें मैंने कभी खजाने की तरह संभाल कर रखा था, वहीं थीं, उसे कभी शक नहीं होगा कि इस बार मेरे जाने के बाद मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। आखिरकार उसकी नजरों में मेरा उसके लिए प्यार इस हद तक पहुंच चुका था कि मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। तो फिर वह खुद से कैसे शक कर सकती थी कि मैं सच में उसे छोड़कर जाने वाली हूं। रिश्ते तोड़ने के इरादे के साथ मैंने सामान बहुत आसानी से पैक कर लिया। 18 जनवरी। मौसम उदास था, जैसे अभी बारिश होने वाली हो। बाई निंगबिंग बहुत जल्दी उठ गईं और सोफे पर बैठकर लगातार अपने फोन को देखती रहीं। मैं थोड़ी देर बाद उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। नौकरानी ने आसमान की ओर देखा और पूछा, जियांग साहब, लगता है आज बारिश होने वाली है। क्या हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकल जाना चाहिए? यह सुनकर बाई निंगबिंग ने सिर उठाया और अनायास ही पूछ लिया, एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? मैं कल एक शादी में जा रहा हूं। मैंने तुमसे पहले ही इस बारे में सोचने को कहा था। क्या अब तुमने फैसला कर लिया है? मैंने सहजता से समझाया और चुपचाप बाई निंगबिंग को देखता रहा। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर आखिरकार बोली, बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। इस जवाब से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और फिर अपने कमरे में जाकर सामान उठाया। जैसे ही बाई निंगबिंग ने अपनी सीट बेल्ट लगाई, उसका फोन अचानक एक बार बजा।
बाई निंगबिंग ने जल्दी से फोन खोला और अगले ही पल उसकी आमतौर पर ठंडी आंखों में छुपी हुई खुशी झलकने लगी। उसने अपना फोन नीचे रखा, सीधे सीट बेल्ट खोली और कार का दरवाजा खोल दिया। कार से उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है और वह जल्दी से झुककर मुझे समझाने लगी। जियांग फान, कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया है जिसे मुझे पहले संभालना है। ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। इतने सालों से साथ रहने के बाद मैं बाई निंगबिंग की झपकती आंखों से आसानी से समझ गया कि वह झूठ बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे बेनकाब नहीं किया और बस हल्के से सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते समय मैंने अपना सोशल सर्कल खोला और जैसा कि उम्मीद थी, शेन हाओयू द्वारा उसके जन्मदिन के मौके पर साझा की गई फोटो तक स्क्रॉल किया। उस युवा सुंदर लड़की की छवि अब उसके पास नहीं थी। लगता है वे फिर से अलग हो गए थे। इसका मतलब यह भी था कि शेन हाओयू द्वारा पहले कही गई वह बात कि अगर वह 28 की उम्र तक शादीशुदा नहीं हुआ तो वह बाई निंगबिंग के साथ रहेगा, फिर से उम्मीद जगा गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी खुश थी। जब ड्राइवर आया, बाई निंगबिंग ने भी सफेद शाम की ड्रेस पहन ली थी और हमारे पास खड़ी स्पोर्ट्स कार में पूरे जोश के साथ बैठी थी। उसने खिड़की नीचे की और मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। तुम कब वापस आओगे? मैं मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। बाई निंगबिंग को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वह जल्दी से स्पोर्ट्स कार लेकर निकल गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा उस स्पोर्ट्स कार को नजरों से ओझल होते देखता रहा, फिर धीरे से ड्राइवर को निर्देश दिया, चलो। आसमान से हल्की बारिश गिरने लगी जिससे कार की खिड़की भीग गई और शीशा धुंधला हो गया। अब मैं अपने आसपास कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था और अब देखना भी नहीं चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में चुपचाप कहा, अलविदा, अब कभी तुम्हें नहीं देखूंगा। बोर्डिंग से पहले मुझे पापा का फोन आया। अफैन, तुम कब पहुंचोगे? मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए मना नहीं किया। पिछली रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए जैसे ही विमान में बैठा थोड़ी नींद सी आने लगी। मैंने 2 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान में पूरी तरह सोकर ही काट दी। जिंगबई में लैंड करने के बाद मैंने अपनी टोपी और चश्मा पहन ली। जैसे ही मैं आगमन द्वार से बाहर निकला, किसी ने मुझे रोक लिया। झांग फैन। इस साफ आवाज को सुनकर मैंने नींद भरी आंखों से सिर हिला दिया। मुझे लेने के लिए गांव अंकल ने ही भेजा है। मैंने आंखें मिचमिचाईं और लियू रुयांग की ओर देखा, सोचा कि यह जरूर ड्राइवर होगी, लेकिन ड्राइवर तो एक खूबसूरत लड़की क्यों थी? जैसे ही मैं कार में बैठा, मैंने खिड़की के सहारे सिर टिका लिया और फिर से ऊँघने लगा। जब मेरी नींद खुली तो कार की खिड़की के बाहर एक अजनबी विला दिखा और मेरी आवाज में गहरा संदेह था। ये कहां है? ये मेरा घर तो नहीं है, है ना? मेरी प्रतिक्रिया देखकर लियू रुयांग हल्के से मुस्कुराई। आज नहीं है, लेकिन कल होगा। सटीक कहें तो यह शादी का घर है। यह जानकर कि यह एक शादी का घर था, मैं वहीं जम गया। मैं पूरी तरह से जाग गया। अपनी टोपी और धूप का चश्मा उतारा और नीचे लियू रुयान की ओर देखा। तभी मेरी नजरें उसकी मुस्कुराती हुई आंखों पर टिक गईं। मेरी आंखों में हैरानी देखकर लियू रुयान भी कारण समझ गई और उसने फैल करते हुए मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैं अपना परिचय देना भूल गया। श्री झांग, मैं लियू रुयान हूं। मैंने झिझकते हुए मुस्कान दी और जल्दी से हाथ बढ़ाकर लियू रुयान से हाथ मिलाया। मेरी आवाज में पूरी तरह अपराध बोध झलक रहा था। माफ कीजिए, मैं अभी अभी जागा हूं और आपको पहचानने में गलती कर दी। मैं जियांग फान हूं। लियू रुयान मुस्कुराई। उसकी आवाज बेहद हल्की फुल्की थी। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं, हमारे पास भविष्य में एक दूसरे को धीरे धीरे जानने के लिए बहुत समय है। उसी समय दूसरी ओर बाई निंगबिंग प्राइवेट रूम के सामने सिर झुकाए अपनी स्कर्ट ठीक कर रही थी, हर सिलवट को गंभीरता से सीधा कर रही थी। फोन ने कुछ बार वाइब्रेट किया। उसने फोन निकालकर देखा। यह ड्राइवर का संदेश था जिसमें लिखा था कि श्रीमान जियांग पहले ही गाड़ी में बैठ चुके हैं। कई बार हिचकिचाने के बाद भी उसने आखिरकार एक संदेश भेज ही दिया। याद रहे, पहुंचने पर अपनी सुरक्षा की सूचना देना। अपना मन संभालने के बाद बाई निंगबिंग ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसकी नजरें उस शख्स पर टिक गईं जो उसके सपनों में बार बार आता था। उसका दिल भी अनजाने में थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह जल्दी से चलकर वहां पहुंची। कुछ लोगों के पार उसने सुना कि पास में कुछ लड़डेच के शायद मजाक कर रहे थे। कैसे भी हो, आज तो तुम्हें उसे हमें दिखाना ही पड़ेगा। इतने समय तक छुपा कर रखने के बाद अब इतनी जल्दी किस बात की है? जब मैं बाद में इच्छा मांगूंगा तो यकीनन तुम सबको एक अनोखा अनुभव दूंगा। इच्छा मांगना बंधन। बिंग को 1 महीने पहले अपनी ही जन्मदिन की पार्टी की घटना याद आ गई।
और उसके दिल में एक उम्मीद सी जाग उठी। ऐसा लग रहा था कि जब वे 16 साल के थे तब किया गया मजाक आज सच होने वाला है। कई घंटों तक बाइंडिंग बिंग का दिमाग लगातार इसी बात पर लगा रहा। वह घबराहट में कई घूंट शराब पी गई। जब तक केक सामने लाया गया उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कई करीबी दोस्त बाई निंगबिंग को घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में अस्पष्ट खुशी झलक रही थी। बिंग बिंग, सपना सच होने वाला है। तुम्हारा मूड कैसा है? बाई निंगबिंग ने सिर झुका लिया, मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। तान यान भी मजा देख रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने बाई निंगबिंग के कंधे पर हाथ रख दिया। अगर वह बात हो जाती है तो जियांग फान का क्या होगा? शेन हाओयू के जन्मदिन के मौके पर जब बाई निंगबिंग ने जियांग फान का नाम सुना तो उसकी मुस्कान अचानक रुक गई और उसके दिल में थोड़ी सी अपराध बोध भी उठी। उसका चेहरा बिगड़ता देख कई करीबी दोस्तों ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं, ब्रेकअप कर लो, अभी कर लो। वैसे भी वह तो एक आम लड़का है, आसानी से टाल सकते हो। सही है, अगर वह हंगामा करने आ गया तो हम तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। बिंग बिंग, बस निश्चिंत रहो। कई लोगों के कहने पर बाई निंगबिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ शब्द टाइप किए, लेकिन उसकी उंगली भेजने के बटन पर आकर रुक गई। उसकी दुविधा देखकर कई लोग थोड़े बेचैन हो गए। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लिखा था, क्या तुम हो वहां? आने पर मुझे बताना। और उसके नीचे एक नया संदेश आया, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इन दोनों संदेशों के बीच 3 घंटे का अंतर था। समय का हिसाब लगाऊं तो मेरी फ्लाइट को अब तक लैंड कर जाना चाहिए था। मुझे यह संदेश बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए, है ना? जब बाई निंगबिंग अभी भी सोच रही थी, उसके दोस्तों ने उसे सीधे खींचकर बीच में बैठा दिया। कमरे में गूंजते जन्मदिन के गीतों के बीच और बाई निंगबिंग की उत्सुक नजरों के सामने शेन हाओयू ने हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक एक इच्छा मांगी। मैं आशा करता हूं कि 28 की उम्र में सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार हो और मैं अगले साल की इच्छा रुक्सू के साथ मिलकर मांग सकूं। बाई निंगबिंग का चेहरा, जो 1 सेकंड पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक बेहद पीला पड़ गया। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी हैरान रह गए। रुक्सू कौन है? सबको उससे मिलवाओ। जश्न के माहौल में शेन हाओयू के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। वह मेरी नई गर्लफ्रेंड है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। एक सुंदर चेहरे वाली लड़की धीरे धीरे अंदर आई, मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते कहा। नमस्ते सभी को, मैं शेन हाओयू की गर्लफ्रेंड हूं, शिया रुक्सुए। शोरगुल के बीच शेन हाओयू मुस्कुराया और अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ थामे दोस्तों के साथ उनके रिश्ते की छोटी छोटी बातें साझा करने लगा। बाई निंगबिंग कोने में बैठी थी, अपनी सबसे अच्छी दोस्तों के साथ एक के बाद एक पैग पी रही थी। जैसे जैसे वे पीते गए, पूरा समूह नशे में धुत हो गया। टोंग्यान लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। वह शेन हाओयू के पास गई और सबके आश्चर्य से भरे चेहरे के सामने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए अपनी शिकायत व्यक्त की। शेन हाओयू, क्या तुम बिंग बिंग से किया हुआ वादा भूल गए? यह सुनकर शियाओ रुक्सू के चेहरे पर भी जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। वादा करना? क्या वादा? शेन हाओयू का चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया, लेकिन टांग यान नशे में थी और उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। यह देखकर बाकी सबसे अच्छी दोस्तें भी जल्दी से आकर माहौल संभालने लगीं। तुमने बिंग बिंग से वादा किया था कि 28 की उम्र में तुम उसके साथ रहोगे। हमें सब याद है। क्या तुम बेदिल इंसान बन जाओगे? स्योराक्सू का चेहरा, जिस पर पहले मुस्कान थी, धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसने अपना सिर घुमाया और शेन हाओयू को गहराई से देखा। क्या यह सच है? नशे में की गई बातों को कैसे गंभीरता से लिया जा सकता है? और फिर मैंने तब जो कहा था वो इस शर्त पर था कि मैं सिंगल रहूंगा, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अब वो कैसे गिना जा सकता है? एक एक शब्द बिनिंग बिंग के दिल में कुल्हाड़ी की तरह चुभ गया। उसने एक हाथ से अपना सीना पकड़ा जहां उसे बेहद दर्द हो रहा था और सोफे का सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश की। सबकी नजरों के सामने वह पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, ये मायने नहीं रखता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरा भी बॉयफ्रेंड है। मजाक तो बस मजाक ही होते हैं। कुछ शब्दों ने फिर से शियाओ रुशु के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने सिर हिलाया, शेन हाओयू का हाथ पकड़ा और बाई निंगबिंग के सामने ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है यह सच में एक गलतफहमी थी। मैंने तो पहले ही सुन लिया था कि प्रेसिडेंट बाई का बॉयफ्रेंड है। आज उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? बाई निंगबिंग का दिमाग खाली था। फिर भी उसने जबरन मुस्कान के साथ शियाओ रुशुए की नजरों का सामना किया। वह एक शादी में शामिल होने के लिए वापस चला गया है। समय नहीं था। यह सुनकर शियाओ रुशुए ने समझते हुए सिर हिलाया। हालांकि बगल में खड़े शेन हाओयू की आंखों में जल्दी ही असंतोष की झलक आ गई।
उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। बॉयफ्रेंड? कौन? मैं इतने समय से देश वापस आ चुका हूं, तुमने उसका जिक्र अब तक क्यों नहीं किया? शेन हाओयू का चेहरा फिर से देखकर बाई निंगबिंग एक शब्द भी नहीं कह सकी। तांग यांग जल्दी से आगे बढ़ी और बाई निंगबिंग को सहारा दिया। शेन हाओयू की ओर घृणा और उपहास भरे स्वर में देखते हुए उसने कहा, झांग फैन बिंगबिंग का बॉयफ्रेंड है। वह उसकी जन्मदिन की पार्टी में सबसे हैंडसम लड़का था। वही है? शेन हाओयू को वह रात याद आ गई जब मैंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। उसे हमेशा कुछ गलत सा महसूस होता रहा। उसने अनजाने में ही पूछ लिया, लेकिन उस दिन तो दोनों ने कहा था कि वे सिर्फ साधारण दोस्त हैं। बस एक छोटा सा झगड़ा था, बस इतना ही। शेन हाओयू, तुमने इतनी बार डेट किया है और अब तक ये नहीं समझे? एक ही वाक्य ने शेन हाओयू का चेहरा गुस्से से लाल और सफेद कर दिया। उसने ऊपर देखा और तांग यान की ओर नजर डाली। यह अपमान वह किसी भी हालत में नहीं पचा सका। इसीलिए कि मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने सोचा कि कुछ और सवाल पूछ लूं। चूंकि आप सब कहते हैं कि वही बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना मैं कॉल करके पूछ लूं ताकि अपने नए जीजा जी को जान सकूं। बाइंडिंग बिंग और उसकी सबसे अच्छी दोस्त दोनों के चेहरे एक ही पल में काले पड़ गए। उन्हें एक साथ ही अभी अभी आया ब्रेकअप मैसेज याद आ गया। सिर्फ उनके चेहरों को देखकर शेन हाओयू को पूरी तरह से यकीन हो गया। उसने सीधे अपना फोन निकाला, मेरा वीचैट ढूंढा और वॉइस कॉल कर दी। महिलाओं को पता था कि अब उनकी पोल खुलने वाली है और वे फोन छीनने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन शियाओरुक्स ने बहुत सुरक्षा दिखाई और उन्हें सीधे रोक दिया। चेन हाओयू यहीं नहीं रुका, उसने सीधे वॉल्यूम को अधिकतम कर दिया और पूरे कमरे में स्पीकर ऑन कर दिया। कमरा अचानक शांत हो गया, बस घंटी की आवाज ही रह गई थी। बाइंडिंग बिंग के हाथ उसकी आस्तीनों में सिमट गए थे और उसने मुट्ठियां कस ली थीं। उसने मन ही मन चुपचाप दुआ की कि मैं यह कॉल न उठाऊं, कि मैंने वह संदेश अभी तक न देखा हो। घंटी बजने के दौरान, जो पूरे 1 मिनट तक चली, बाइंडिंग बिंग को लगा उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। तभी देखा कि ऑटोमेटिक कॉल खत्म होने वाली है और सबका ध्यान हटने लगा था। कॉल कनेक्ट हो गई। मिस्टर चेन, क्या कोई बात है? बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। इसके ठीक विपरीत शेन हाओयू के चेहरे पर अस्पष्ट मुस्कान थी। कुछ नहीं, बस आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सुना है कि आप बिंगबिंग के बॉयफ्रेंड हैं, तो आपको भी साथ खेलने के लिए बुलाना चाहता था। फोन कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत हो गया। बाई निंगबिंग इतनी घबराई हुई थी कि वह लगभग सांस भी नहीं ले पा रही थी। माफ कीजिए, मैं अभी जिंगबई में हूं। मुझे डर है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर कि मेरी आवाज अब भी सामान्य थी, बाई निंगबिंग ने अंदाजा लगाया कि शायद मैंने वह संदेश अभी तक नहीं देखा है और वह थोड़ी सहज हो गई। लेकिन मेरी बात यहीं नहीं रुकी। एक आह स्पष्ट रूप से सुनाई दी। उसके बाद मुस्कान भरी आवाज आई, वैसे मैंने बाई निंगबिंग से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। मिस्टर चेन, कृपया कोई गलतफहमी न रखें। चेन हाओयू थोड़ा हैरान था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें मजा लेने की भावना थी। ब्रेकअप हो गया? ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले, शायद 10 मिनट पहले। मुझे उसका ब्रेकअप वाला संदेश मिला था। उनके चारों ओर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए सभी लोगों के चेहरे पर हंसी छुपाने की कोशिश करते हुए भाव थे, लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चेन हाओयू का चेहरा लचीला था। वह मुस्कान लिए हुए था और इन जानबूझकर परेशान करने वाली युवतियों पर ठंडी नजर डालते हुए हल्की आवाज में बोला, ठीक है, मैं आपके लिए यह बात पहुंचा दूंगा। माफ कीजिएगा, आपको परेशान किया मिस्टर जांग, तो फिर आपको ही तकलीफ दे रहा हूं। मैं आपको 28वां जन्मदिन मुबारक देता हूं और साथ ही यह भी कामना करता हूं कि सभी प्रेमी अंततः परिवार बन जाएं, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। जब मैंने शुभकामना दी तो मैंने 28 साल शब्दों को खास तौर पर जोर देकर बोला। मैं ऐसा जताता हुआ लग रहा था जैसे मुझे पहले से ही अंदर की कहानी पता है। मौके पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका और बस बेबस होकर देखता रहा जैसे ही कॉल कट गई। कमरे का माहौल एकदम से जमकर ठंडा हो गया और पूरे 5-6 मिनट तक पूरी तरह शांत रहा। आखिरकार शियाओरुशु ने आगे बढ़कर सुलह कराने की कोशिश की। बाई निंगबिंग को एक पैग शराब का जाम उठाया और फिर धीरे से इस मामले को यहीं खत्म कर दिया। बाई निंगबिंग ने गिलास में बची आखिरी बूंद शराब भी अपने मुंह में डाल ली और फिर गिलास जोर से मेज पर पटक दिया। इसके बाद वह अपने कुछ सबसे अच्छे दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी छोड़कर चली गई। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले बाई निंगबिंग ने धुंधली सी आवाज में शियाओरुशु और दूसरों के बीच कुछ बातें सुनी। तुम कैसी हो? क्या यह मिस्टर जियांग हैं जो जिंगबई से हैं? सुना है शायद वही हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जिंगबई में जियांग सरनेम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं।
जैसे ही वे लोग भोज हॉल से बाहर निकले, कई सबसे अच्छे दोस्त बाई निंगबिंग के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसे खींचकर एक और प्राइवेट रूम में ले गए और अपनी अपनी आवाजों में उसे दिलासा देने लगे। बिंग बिंग, शेन हाओयू जैसे आदमी से शादी न करना भी काफी अच्छा है, वरना पिछले 7 सालों में जितनी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं, सिर्फ दावत की टेबलों के लिए ही 10 या उससे ज्यादा टेबलें लगानी पड़ती। इस तरह का प्ले बॉय जो हर किसी से प्यार करने का दिखावा करता है, अगर तुम सच में उससे शादी कर लेती तो वाकई मुसीबत खड़ी हो जाती। हाँ, बस अफान के साथ अच्छे से रहो। सही है, सही है। इस मामले में अफान शेन हाओयू से कमजोर है। आज उसने जो बातें कहीं वो जरूर गुस्से में था। बिंग बिंग, तुम वापस जाकर उसे अच्छे से मनाओ और ज्यादा समझाओ। वो तुम्हें इतना पसंद करता है, वो जरूर समझ जाएगा। अपनी सबसे अच्छी सहेलियों के प्रोत्साहन से बाई निंगबिंग का उदास मन थोड़ा शांत हो गया। उसने अपना फोन निकाला, मुझे ढूंढा और दिमाग लगाकर एक पैराग्राफ सोचने लगी जिसे भेज सके। अफान, मैंने अभी सबके साथ एक गेम हार गई। सजा ये थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप बोलना था, फिर किसी को कॉल करके तुम्हारा रिएक्शन देखना था। इसे गंभीरता से मत लेना। तुम जिंगबई में कब से हो? क्या तुमने होटल में चेक इन कर लिया है? या फिर तुम शादी के वेन्यू को सजाने में व्यस्त हो? क्या तुम कल वापस आ रहे हो या परसों? मैं तुम्हें लेने आऊंगी, ठीक है? संदेश भेजने के काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं आया। बिंग की आंखें स्क्रीन पर टिकी रहीं, उसका दिल उलझन में था। उसकी कई सहेलियां एक दूसरे को देखने लगीं और जल्दी से उसका ध्यान भटकाने का तरीका ढूंढने लगीं। ओह, शादी? वो जरूर बहुत व्यस्त होगा, इसलिए समय नहीं निकाल पा रहा। बिंग बिंग, ज्यादा मत सोचो। जब झांग फैन फ्री होगा वो तुम्हें जवाब देगा। अगर वो सच में नाराज है तो ज्यादा से ज्यादा हम कल तुम्हारे साथ जिंगबई चलेंगे और खुद माफी मांग लेंगे। जब मुझे बाई निंगबिंग का संदेश मिला, मैं कमरे में लियू रोयान के साथ थी जो शादी के जोड़े ट्राई कर रही थी। मैंने संदेश खोला और पहली लाइन पढ़ते ही मैं हंस पड़ी। तो वह सच में मौके पर ही ऐसा बहाना बना सकती है। उसका दिमाग वाकई तेज है। बस अफसोस है कि अब मैं उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। मैं पहले ही कल्पना कर सकती हूं कि कैसे बाई निंगबिंग को शेन हाओयू ने सबके सामने ठुकरा दिया और वह अपनी इज्जत बचाने के लिए सब ठीक करने आई। उस अजीब कॉल को याद करते हुए लगता है कि वह सीन और भी मजेदार रहा होगा। इस पल मुझे अचानक थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं वह नजारा अपनी आंखों से नहीं देख पाई। मैंने हल्की सी आह भरी। अपनी स्कर्ट ठीक कर रही लियू लुआन ने यह सुना और सिर उठाया। क्या हुआ? क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? तो मैं किसी को कह दूंगी कि नई ड्रेस भिजवा दे। जरूरत नहीं है, बस शादी के लिए एक अच्छा तमाशा मिस कर देने का थोड़ा सा अफसोस है, बस इतना ही। अच्छा तमाशा? कौन सा अच्छा तमाशा? क्या मुझे बताना ठीक रहेगा? हालांकि मुझे शेयर करने की इच्छा थी। मुझे पता था कि अपने मंगेतर के सामने एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने विषय बदलने के बारे में सोचा। शंघाई में कुछ दोस्तों का जन्मदिन है और वे कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले शादी पर ध्यान देते हैं। ये देखकर कि मैं और कुछ बताने को तैयार नहीं हूं, लियू रुयन ने आगे नहीं पूछा और लिविंग रूम में मिठाई लेने चली गई। क्या तुम्हें थोड़ी भूख लगी है? पहले थोड़ा खा लो, भूख शांत हो जाएगी। बाद में जब हम फ्री हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर खाने चलूंगा। क्या तुम्हें कुछ खास खाने का मन है? मुझे सच में थोड़ी भूख लगी थी। मैंने लियू रुयुआन से पूछा कि उसे कुछ खास खाना है या नहीं। एक एक करके सब नोट कर लिया और फिर बाहर जाकर इंतजाम करने लगा। ऑर्डर करते समय मैं गहरी सोच में डूब गया। अभी अभी जो जानकारी मैंने जुटाई है उसके अनुसार लियू रुयुआन जिंगबई के लियू ग्रुप की तीसरी सबसे छोटी बेटी है और मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बहन भी है जो उससे 2 साल बड़ी है और एक सबसे बड़ी बहन है जो उससे 5 साल बड़ी है और फिलहाल लियू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। उसे उसकी सबसे बड़ी बहन ने ही पाला है, इसलिए उसका स्वभाव बहुत गरिमामय है। पिछले कुछ वर्षों में जियांग और लियू परिवारों के बीच बार बार संपर्क हुआ है। जियांग परिवार ने भी बहुत जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद ही शादी का प्रस्ताव रखा था। मेरी मां के अनुसार रुइन ने मेरी फोटो सिर्फ एक बार देखी और तुरंत ही मान गईं और बहुत संतुष्ट भी दिखीं। मैं इस बात से सहमत नहीं था। आखिरकार मैंने अपनी पिछली रिलेशनशिप खत्म की और शादी करने के लिए वापस आया क्योंकि मैं सच में जियांग परिवार के लिए कुछ योगदान देना चाहता था। शुरुआत से अंत तक मैंने इस शादी को कभी गंभीरता से नहीं लिया, बस यही सोचा कि अगर चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो तलाक ले लेंगे। तो फिर मेरी माँ जैसा कहती हैं, पहली नजर का प्यार कैसे हो सकता है। और एक दोपहर साथ बिताने के बाद भले ही हम दोनों अभी भी ज्यादा परिचित नहीं थे,
लेकिन छोटी छोटी बातों से मुझे महसूस हुआ कि यह मंगेतर अच्छी है। उनकी खूबसूरती तो कहने की जरूरत ही नहीं, स्वाभाविक रूप से सबसे बेहतरीन है, और उनका स्वभाव और चरित्र फिलहाल तो बहुत ही सौम्य और दयालु लगते हैं। वह हर काम सलीके से करती हैं, सावधान और विचारशील हैं, और सामाजिक शिष्टाचार भी समझती हैं। कुल मिलाकर इस आसमान से टपकी मंगेतर को लेकर मैं संतुष्ट हूं। संतुष्टि के अलावा इसमें थोड़ी सी हैरानी भी है। लगता है मेरे माता पिता की नजर अब भी काफी अच्छी है। पूरी रात शराब पीने के बाद बाई निंगबिंग ने जागने के बाद सबसे पहले अपना फोन खोला, यह देखने के लिए कि क्या मैंने उसके संदेश का जवाब दिया है। 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे और चैट बॉक्स अब भी खाली था। बाई निंगबिंग ने कई बार जोर से अपनी आंखें मलीं और गुस्से में फोन को दीवार पर दे मारा, जिससे वह तुरंत सबको जगा बैठी। जैसे ही सबने उसकी हरकत देखी, उनकी सारी नशा उतर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग फैन भी ऐसे नखरे दिखाने वाले खेल खेलना पसंद करता है। चिंता मत करो बिंग बिंग, हम सब तुम्हारे साथ हैं, उसे मनाने में मदद करेंगे। बाकी लोग भी जल्दी से उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगे। तब जाकर बाई निंगबिंग का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। जैसे ही वे बार से बाहर निकले, पूरा ग्रुप सीधे एयरपोर्ट की ओर बढ़ गया। रास्ते में बाई निंगबिंग खिड़की से दूर गगनचुंबी इमारतों को एकटक देखती रही और उसके दिल में कुछ पछतावा सा महसूस हुआ। अगर उसे पता होता कि ये खुशी व्यर्थ जाएगी तो वह कल ही जिंगबेई जाने के लिए मान जाती। सोचते सोचते उसके दिल में और भी ज्यादा उदासी भर गई और वह बस खुद को जबरदस्ती यह दिलासा देती रही कि सब कुछ अच्छा ही है। वह नहीं गई। शेन हाओयू के वो शब्द सुनकर उसने भी पूरी तरह से हार मान ली थी। इन सभी वर्षों में न जाने कितनी बार वह टिक नहीं पाई और हार मान लेना चाहती थी, लेकिन इस 28 साल पुराने वादे की वजह से उसने हमेशा एक छोटी सी उम्मीद बनाए रखी। खासकर मेरे साथ रहने के बाद वह मानसिक रूप से टूटने के कगार पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस प्रेमी का सामना किस मुंह से करे जो पूरी तरह से उसके लिए समर्पित था। अब इस दोहरे विकल्प वाले सवाल के लिए आखिरी फैसला लेने का भी समय आ गया था। उसने हिचकिचाते हुए अपनी सहेलियों से पूछा, अगर मैं आज उसे मना नहीं पाई तो मैं शादी का सुझाव देना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है? शादी शब्द सुनते ही उसकी कई सबसे करीबी सहेलियों की आंखें चौड़ी हो गईं। मैरी जियांग फैन, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड के साथ तुम्हारे माता पिता तो कभी राजी नहीं होंगे, है ना? वो अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है और उसका स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि डेटिंग तक तो ठीक है, असल शादी के लिए वो अभी भी तुम्हारे बराबर नहीं है। हालांकि कई लोग उसकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे थे, बाई निंगबिंग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह कुर्सी पर पीछे झुक गई और उसका मन बार बार मेरे साथ बिताए हर पल को दोहराता रहा। अपनी 25वीं सालगिरह के बाद हर कुछ महीनों में मैं खुलकर या छुपकर शादी की बात छेड़ता था ताकि उसकी राय जान सकूं। वह मेरे विचार जानती थी और यह भी जानती थी कि मेरा परिवार दबाव डाल रहा है, लेकिन अपनी थोड़ी सी खुदगर्जी के लिए वह फिर भी अनजान बनने का नाटक करती रही। अब दोनों ही अब जवान नहीं रहे थे और मैं उससे इतनी गहराई से जुड़ा था कि वह अब मुझे खोना नहीं चाहती थी। हालांकि शादी का रास्ता आगे मुश्किलों से भरा था, फिर भी वह कोशिश करने को तैयार थी। यह सोचकर बाई निंगबिंग ने आखिरकार जिंगबेई में प्रपोज करने का फैसला कर लिया। उसने अपने सहायक को संदेश भेजा, उनसे कहा कि वे उन शादी की अंगूठियों की तस्वीर लें जिन पर कुछ समय पहले इंटरनेट पर काफी चर्चा हुई थी। प्लेन पर चढ़ने से पहले सहायक ने जवाब दिया कि वह जोड़ी अंगूठियों की 900 मिलियन की आसमान छूती कीमत पर खरीदी गई थी। बाई निंगबिंग थोड़ी हैरान रह गई। सिर्फ एक जोड़ी शादी की अंगूठियां और कीमत इतनी ज्यादा चली गई। बाई निंगबिंग ने खरीदार का नाम पूछा तो सहायक ने लियो नाम का एक कैरेक्टर भेज दिया। जिंगबेई लियो परिवार, इस नाम को याद करते हुए जो इस सर्कल में बिजली की तरह गूंजता था, बाई निंगबिंग भी कुछ हैरान रह गई। लेकिन उसकी लियो परिवार की दूसरी युवा मिस से थोड़ी दोस्ती थी, इसलिए उसने जानकारी लेने के लिए फोन किया। वो शादी की अंगूठियां मैंने खरीदी थी। मेरी बहन की आज शादी है और मैंने वो अंगूठियां नवविवाहितों को शादी के तोहफे के रूप में दी हैं। बिंग बिंग, तुमने बहुत देर से पूछा, क्या मिस लियो की भी आज ही शादी है? सारे शुभ काम एक ही दिन कैसे आ गए? उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई, फिर भी उसने अपने शब्दों को तौलते हुए बहुत विनम्रता से माफी मांगी। मैंने ज्यादा पी ली थी और बोली, लगाना भूल गई। दूसरी युवा मिस बहुत विनम्रता दिखा रही हैं। चूंकि तीसरी युवा मिस की शादी हो रही है, कृपया मेरी ओर से उन्हें बधाई देना। मुझे नहीं पता किस परिवार का सज्जन इतना भाग्यशाली है। मेरी बहन की शादी जियांग परिवार में हो रही है। वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त और आदर्श जोड़ी हैं।
जियांग परिवार शब्द सुनते ही बाई निंगबिंग को मेरी याद आ गई। जियांग फैन का उपनाम भी जियांग ही है। क्या वह शादी जिसमें वह शामिल होने गया था लू और जियांग परिवारों की शादी हो सकती है? क्या जियांग फैन के जिंगबेई के जियांग परिवार में कोई चचेरे भाई या दोस्त हैं? बाई निंगबिंग के मन में कई अजीब विचार आने लगे, लेकिन जैसे ही वह कार से उतरी और ठंडी सर्दी की हवा ने उसे छू लिया, ये सारे विचार एकदम से गायब हो गए। उसने सिर हिलाया और अपनी भौं दबाई, इन सारी उलझी हुई बातों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। एक साधारण काउंटी टाउन का लड़का जियांग परिवार से कैसे जुड़ा हो सकता है? जब विमान राजधानी हवाई अड्डे पर उतरा तो बाई निंगबिंग ने मुझे फोन किया। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तक शांत नहीं हुआ था। मेरे चारों ओर लोगों की शोरगुल थी और मेरा रवैया भी अच्छा नहीं था। क्या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे फोन करके कुछ खास बात कहनी है? एक्स गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर बाई निंगबिंग को कल की घटना याद आ गई और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वह जानती थी कि अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और धैर्यपूर्वक समझाने लगी। अफान, कल ब्रेकअप वाली बात सच में सिर्फ मजाक थी। क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर सकते हो? सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो खेल था या नहीं, मैं सिर्फ वही मानता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और तुम्हारे साथ बात करने का समय नहीं है। बात खत्म करने के बाद मैंने उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की और सीधा फोन काट दिया। बाई निंगबिंग इस रवैये से इतनी नाराज हो गई कि उसका चेहरा काला पड़ गया। फोन पर बहस मत करो, जब बाद में मिलो तो कुछ नरम बातें कहना और वह तुरंत मान जाएगा। कई सबसे करीबी दोस्तों ने बारी बारी से उसे समझाया और आखिरकार बाई निंगबिंग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। टिंकवान विला चलो। जैसे ही टिंकवान विला शब्द बोले गए, सबको कुछ गड़बड़ लगी और वे एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह जगह जिंगबेई का मशहूर अमीर इलाका नहीं है? यहां रहने वाले लोग वे बड़े हस्तियां हैं जो एक खांसी से ही पूरे सर्कल को हिला सकती हैं। जियांग फैन के दोस्त की शादी की दावत यहां रखी गई है। बाई निंगबिंग का दिल भी धड़कने लगा। हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले वे कुछ विचार फिर से उभरने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग फैन वास्तव में जियांग परिवार का दूर का रिश्तेदार है? 10:30 बजे शादी शुरू होने ही वाली थी और मेहमान एक के बाद एक अपनी अपनी जगह ले रहे थे। मैं छत की बालकनी पर खड़ा था। यह शादी खुद लियू रुयान ने आयोजित की थी और व्यवस्था बहुत ही विचारशील थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां ने जो कहा था वह झूठ नहीं लग रहा था, बल्कि वह तो कुछ कम ही बताया गया था। जियांग और लियू परिवारों की शादी के लिए तर्क के अनुसार पूरे सर्कल के सभी प्रतिष्ठित परिवार आने चाहिए थे, लेकिन अधिकतम 700-800 टेबल ही होती। इतना बड़ा स्थल क्यों इस्तेमाल किया गया? हालांकि धूप निकली हुई थी, लेकिन आखिरकार अभी भी सर्दी थी और बाहर कुछ ठंडक थी। मेहमानों के अनुभव के लिए चारों ओर विशेष रूप से अनगिनत एयर कंडीशनर लगाए गए थे। फूलों के स्टैंड को सजाने के लिए यूरोप से मंगवाए गए फूलों का इस्तेमाल किया गया था। फ्रंट डेस्क से भेजे गए उपहारों में शुद्ध सोने से बने संवर्ती ताले थे, हर मेहमान के लिए एक। इस भव्य और शानदार प्रदर्शन ने मुझे भी, जो विदेश में पली बड़ी हूं, दिल में थोड़ी सी कसक महसूस कराई। मैंने अपनी हवा से बिखरी हुई बालों को ठीक किया और इस पर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लियू रुयान आ गई। उद्धरण, बाहर ठंड है, बेहतर होगा कि अंदर चलें। मैंने सिर हिलाया और उनके साथ कमरे के अंदर चली गई। लियू रुयान ने मुझे एक और कप गर्म कॉफी लाकर दी। अभी किसी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे जिंगबेई पहुंच गए हैं और पूछ रहे थे कि शादी का वेन्यू कहाँ है। क्या वो आपके कोई दोस्त हैं? क्या हमें किसी को गेट पर भेजना चाहिए उन्हें लेने के लिए? कौन सा दोस्त? मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और कॉल लॉग चेक किया। 3 शब्द तांगयान देखकर मेरे चेहरे का भाव तुरंत थोड़ा अजीब हो गया। तांगयान का फोन? तो वे जिंगबेई पहुंच गए हैं। मेरे होंठों के कोनों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। वैसे वेन्यू पर बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं देख रहा हूं कि पास की पहाड़ियों से कई कैमरे चुपचाप शूटिंग कर रहे हैं। बेहतर होगा कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए ताकि कोई परेशानी न हो। लियू रुयान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सहमत हो गई। जाते जाते उन्होंने शादी की अंगूठियां मेरे हाथ में रख दी। लियू रुयान को कमरे से जाते हुए देखकर जो हंसी मैं अब तक रोक रहा था, आखिरकार फूट पड़ी। बाई निंगबिंग वाकई मेरी शादी में शामिल होने आई हैं।
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब वह मुझे मंच पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे का हाव भाव कितना शानदार होगा। मैंने अपने हाथ में रखी अंगूठियों की डिब्बी उठाई और उसे खोला। अंदर रखी अंगूठियों की जोड़ी देखकर मैं थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। मैंने ये अंगूठियों की जोड़ी 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थी और बाई निंगबिंग को भी दिखाई थी। तब मैं अब भी उसके सामने एक घुटने पर बैठकर प्रपोज करने का दृश्य कल्पना कर रहा था। कौन सोच सकता था कि सिर्फ आधे महीने बाद ही मुझे उसके और शेन हेयू के बारे में, शादी और उन अंगूठियों के बारे में पता चलेगा जिनकी मैंने हमेशा चाहत की थी। अब ये दोनों चीजें मेरे पास हैं। जहां तक दुल्हन के चुनाव की बात है, उसका बदल जाना ही सबसे अच्छा रहा। आज तक पिछले 7 सालों का अब कोई लगाव नहीं बचा है, बस सुकून है। ठीक 11 बजे शादी समय पर शुरू हुई। भीड़ की निगाहों के बीच पिता लियू ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे चलते हुए उसे मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। सारे पूर्ववर्ती रस्में एक एक करके पूरी करने के बाद जल्द ही अंगूठी पहनाने का क्रम आ गया। लियू रुयान ने शादी की अंगूठी उठाई और मुझे पहनाने ही वाली थी। तभी मंच के नीचे अचानक हलचल मच गई। मैंने मुड़कर देखा और एक ही नजर में बाई निंगबिंग को पहचान लिया। वह ऐसे लग रही थी जैसे पागल हो गई हो। रास्ता रोकने वालों को धक्का देती हुई मंच की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी कई सबसे करीबी सहेलियां भी उसके पीछे पीछे थीं, भीड़ को चीरते हुए मेरा नाम पुकार रही थीं। इस अचानक हुए घटनाक्रम ने सभी मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर लिया और सबकी नजरें मंच और फर्श के बीच घूमने लगीं। चारों ओर से आ रही दुश्मनी भरी निगाहों का सामना करते हुए भी मैं पूरी तरह शांत रहा। मैंने अपना सिर घुमाकर ली रुयुआन की ओर देखा और उसके चेहरे पर उभरता गुस्सा और उलझन देखकर जल्दी से फुसफुसाकर सफाई दी। माफ कीजिए, वे शंघाई से मेरी दोस्त हैं। हम शादी की रस्में थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा, उन्हें समझा दूंगा। ली रुयुआन ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मैंने सभी स्टाफ को रुकने का इशारा किया। सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही उन कुछ उपद्रवियों को काबू कर लिया था और उन्हें बाहर ले जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने मेरा इशारा देखते ही रुक गए। शुरुआत से अंत तक बाई निंगबिंग की नजरें मुझ पर ही टिकी रहीं, एक पल के लिए भी नहीं हटी। मुझे दूल्हे का सूट पहने उसके सामने एकदम शांत चेहरे के साथ खड़ा देखकर वह अब अपना गुस्सा काबू में नहीं रख सकी। तुमने कहा था कि तुम एक दोस्त की शादी में आ रहे हो, क्या वो दोस्त खुद तुम ही हो? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आमतौर पर जब कोई कहता है मेरा एक दोस्त है, तो क्या वो खुद की ही बात नहीं करता? बाई निंगबिंग इन बातों से लगभग पागलों की तरह हंसने को मजबूर हो गई। जब उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलीं, तो उसकी आंखों की गहराई में एक भयंकर आग जल रही थी। क्या यही तुम्हारा मेरे पीठ पीछे शादी करने का कारण है? पीठ पीछे क्या मतलब? जियांग और लियू परिवारों की शादी की चर्चा तो 1 महीने से ज्यादा समय से इंटरनेट पर चल रही है। बाई निंगबिंग, क्या तुम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती? जियांग और लियू नामों ने जैसे बाई निंगबिंग को कुछ याद दिला दिया। वह अचानक अपना सिर घुमाकर मेरे बगल में खड़ी दुल्हन लियू रुयान की ओर देखने लगी। यह चेहरा उसकी दूसरी बहन लियू युनशेंग से 50% मिलता जुलता था। बाई निंगबिंग ने तुरंत उसे पहचान लिया। उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। उसके होंठों के कोनों की त्वचा हल्के से कांप उठी और उसका पूरा अस्तित्व जैसे अविश्वसनीय चिल्ला रहा था। लियू रुयान का विवाह साथी जियांग फैन है, तो आखिर जियांग फैन है कौन? उसके पीछे खड़े तांग यान और बाकी लोगों ने भी इस समस्या को समझ लिया और हैरानी से चिल्ला उठे। जियांग फैन, तुम जिंगबेई जियांग परिवार के सदस्य हो। मैंने उन्हें शांतिपूर्वक देखा और बहुत धैर्यपूर्वक अपना परिचय देना शुरू किया। सटीक रूप से कहूं तो मैं जिंगबेई जियांग परिवार का अगला उत्तराधिकारी हूं। श्री जियांग शुमिंग और सुश्री ये शिंग का इकलौता बेटा हूं और लियू रुयान का मंगेतर हूं। क्या आप में से किसी को मेरी पहचान पर अब भी कोई संदेह है? इन उपाधियों की लंबी श्रृंखला ने उन सभी 6 लोगों को तुरंत चुप करा दिया। शंघाई में ये युवा समाज सेवी सचमुच अपनी मर्जी चला सकते थे, लेकिन यह जिंगबेई है, राजधानी। उनके परिवार की हैसियत जियांग और लियू परिवारों के सामने कुछ भी नहीं थी। एक अनजाने समय तक चुप्पी छाई रही। फिर आखिरकार बाई निंगबिंग ने भारी आवाज में अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। तुमने पहले कभी यह क्यों नहीं बताया? क्या तुमने भी मुझसे बहुत कुछ नहीं छुपाया था, जैसे कि वह 28 साल की उम्र वाला समझौता? इन 2 वाक्यों ने बाई निंगबिंग का चेहरा एकदम सफेद कर दिया। वह फिर से छटपटाई, घबराहट में लगातार सफाई देने लगी। मैं इसे समझा सकती हूँ अफान, ये सच है कि मैं शेन हाओयू को नहीं भूल पाई थी, लेकिन इन 7 सालों में उसकी बात आधी ही हुई थी कि बगल में खड़ी लियू रुयान, जो सारी स्थिति देख रही थी, ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत नरमी से मुझसे बात करने लगी। अभी यह मामला सुलझाने का सही समय नहीं है अफान। शादी खत्म होने के बाद हम तुम्हारे दोस्तों को अलग से खाने पर बुला सकते हैं। मेहमानों को इंतजार मत करवाओ।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुइयान इतने नाजुक मौके पर इतना निर्णायक फैसला लेगी। हालांकि मैंने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी कई शंकाएं थीं, पर अब उन्हें सुलझाने का सही समय नहीं था। लियू रुइयान ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों एक साथ मंच के केंद्र में लौट आए। हल्की फुल्की पियानो की धुन एक बार फिर बजने लगी। भीड़ की बधाइयों के बीच पति पत्नी ने अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी की। जैसे ही गुलदस्ता फेंका गया, आकाश से कई फूलों की पंखुड़ियां, पंख और रिबन धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। चमकदार दोपहर की धूप लियू रुइयान पर पड़ी, जिससे उसका नाजुक और खूबसूरत चेहरा और भी दमक उठा। मैंने मुड़कर पीछे देखना छोड़ दिया और भविष्य और आने वाले कल की ओर बढ़ चला। इस भव्य शादी को पूरा करने के बाद मैं कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। दिन में जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए मुझे लगा कि अब लियू रुइयान से दिल की बात करने का समय आ गया है। क्या आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? लियू रुइयान का चेहरा पोंछता हुआ हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने आईने में से मुझे एक नजर देखा। अगर तुम बात करना चाहते हो तो मेरे पास पूछने के लिए बातें हैं। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका शांत और सौम्य व्यवहार मुझे थोड़ा हैरान कर गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने एक असाधारण इंसान से शादी की है। क्या तुम्हें यह जानने की जिज्ञासा नहीं है कि मेरा उनके साथ असल में क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई उलझन हो सकती है? लियू रुइयान पास की एक मुलायम कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में पूरी तरह से आत्मविश्वास झलक रहा था। मुझे जिज्ञासा भी है और चिंता भी, लेकिन ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी शादी खूबसूरती से संपन्न हुई। तुम मेरे पति बन गए और हम साथ में कई आने वाले कलों का सामना करेंगे। जहां तक बीते हुए कल की बात है, अगर तुम उसे साझा करना चाहो तो मुझे खुशी होगी। अगर नहीं बताना चाहो तो मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ अब अतीत की बात है। उन बातों में क्यों उलझें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उस पल मुझे इंसानों के बीच का फर्क महसूस हुआ और एक बार फिर लियू रुइयान के प्रति मेरी समझ और गहरी हो गई। उसकी बातों से प्रेरित होकर मैं अब और कुछ छुपाना नहीं चाहता था और बस सब कुछ साफ साफ बता दिया। शादी में जो लोग थे वे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी सबसे करीबी सहेलियां थीं। हमारा 7 साल तक रिश्ता रहा। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसका दिल हमेशा किसी और के लिए धड़कता था। जब मुझे यह पता चला तो मैंने ब्रेकअप करने और जिंगबई लौटने का फैसला किया। वैसे भी मेरे माता पिता लगातार मुझ पर शादी का दबाव बना रहे थे, तो मैंने यूं ही हाँ कर दी। कल ही मेरा उससे आधिकारिक रूप से ब्रेकअप हुआ। उसे नहीं पता था कि मैं जियांग परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए वह शादी के वेन्यू पर हंगामा करने आ गई। यह सुनते ही लियू रुइयान के चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म भाव आ गया। कल ब्रेकअप किया और आज शादी कर ली, क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? शायद थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन तुम और मैं तो बस एक बिजनेस मैरिज कर रहे हैं। जब तक हम बाहरी लोगों की नजरों में एक स्थिर पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखते हैं, क्या इतना ही काफी नहीं है? जब मैंने यह कहा तो मेरे चेहरे पर यह तो स्वाभाविक ही है जैसा भाव देखकर लियू रुइयान के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा है? खास तौर पर नहीं, मैं तो बस जल्द से जल्द जियांग ग्रुप का उत्तराधिकारी बनना चाहता हूँ। लियू रुइयान का दिल जोर से कांप उठा। वह मुझे देर तक टकटकी लगाए देखती रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। बाई निंगबिंग को सुरक्षा कर्मियों ने सैकड़ों मीटर तक घसीटा। उसने अपने जीवन में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी। बाकी करीबी सहेलियों की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। उनमें से कई को विला के गेट पर फेंक दिया गया और दर्जनों सुरक्षा गार्डों द्वारा निकाले जाने का सामना करते हुए वे गुस्से में थीं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। और सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर कैमरे लिए खड़े थे, परेशान थे क्योंकि वे इस सदी की शादी को शूट नहीं कर पा रहे थे। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टरों ने तुरंत बाई निंगबिंग को पहचान लिया और इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हुए जल्दी से चिल्लाने लगे। मिस बाई, क्या आपको भी लियू परिवार की तीसरी बेटी और मिस्टर जियांग की शादी में आमंत्रित किया गया था? आप अभी ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आप बता सकती हैं अंदर क्या हुआ? किसी के आगे बढ़ने के साथ ही रिपोर्टरों की भीड़ फोटो खींचने और इंटरव्यू लेने के लिए उमड़ पड़ी। बाई निंगबिंग का मूड पहले ही बहुत खराब था और अब इतनी दयनीय हालत में फोटो खींच जाने पर वह तुरंत गुस्से से भर उठी। उसने सीधे उस व्यक्ति को धक्का दे दिया जो उसका रास्ता रोक रहा था, कई कैमरे तोड़ दिए और फिर गुस्से में अपने लोगों को लेकर वहां से चली गई। उसी रात बाई निंगबिंग द्वारा रिपोर्टरों पर हमला करने की खबरें मनोरंजन जगत की सुर्खियों में छा गईं। बाई ग्रुप की साख एक ही रात में गिर गई और नकारात्मक लेख लगातार सामने आने लगे। बाई परिवार ने पैसे खर्च किए, फिर भी वे इसे रोक नहीं सके। जब शेन हाओयू का फोन आया, बाई निंगबिंग होटल के अपने कमरे में बंद थी और उसके शरीर से शराब की गंध आ रही थी। हेलो बिंगबिंग, मैंने खबरों में देखा कि लियू परिवार में शादी करने वाला व्यक्ति जियांग फैन है। वह जियांग परिवार का सदस्य है। तो क्या हुआ अगर वह है?
सकारात्मक जवाब मिलने के बाद शेन हाओयू की आवाज में हल्की उत्तेजना झलक रही थी। रूशु ने अभी मुझे बताया कि बाई, जियांग, लियू और शेन परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई परियोजना योजना अब आकार ले चुकी है। मैंने सुना है कि इस परियोजना का अंतिम निर्णय जिंगबेई पक्ष के हाथ में है। चूंकि तुमने उससे इतने सालों तक डेट किया है, क्या कोई तरीका है कि उससे मदद मांगी जाए ताकि यह परियोजना हमारे हाथ लग सके? हालांकि बाई निंगबिंग का दिमाग साफ नहीं था, फिर भी उसने अपनी अंतिम तर्कशीलता बनाए रखी। उसने ठंडी हंसी हंसी, उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। उससे मदद मांगूं? वह तो पहले ही लियू रुइयान से शादी कर चुका है। तो क्या हुआ? क्या तुम दोनों 7 साल तक साथ नहीं थे? भले ही अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, फिर भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ पुरानी भावनाएं तो होंगी ही, है ना? एक बार कोशिश तो करो। अंकल बाई ने अब भी मुझे फोन करके पूछा कि तुम कहाँ हो, और उनकी आवाज में बहुत गुस्सा था। अगर तुम ये प्रोजेक्ट संभाल लेती हो तो बूढ़े आदमी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और वह आज की बातों को लेकर तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगा, है ना? ये समझाने के बाद बाई निंगबिंग का मन थोड़ा डगमगाया, लेकिन वह ज्यादा आत्मविश्वासी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और बस एक अस्पष्ट सा जवाब दिया। फोन रखने से पहले उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोया, जिससे उसकी ज्यादातर सुध-बुध वापस आ गई। कुछ मिनट बाद तांग्या ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर उसे खींचते हुए प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू कर दी। बाई निंगबिंग सोफे पर टिक गई, उसकी नजरें ठंडी होकर खिड़की के बाहर देख रही थीं और उसका मन पूरी तरह उलझन में था। यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। जिंगबेई, शंघाई, हांगकांग, मकाऊ और सिलिकॉन वैली की ताकतें सभी इसके लिए लड़ रही हैं। शंघाई के 4 परिवारों ने इसलिए एकजुटता दिखाई ताकि वे इसे सुरक्षित रूप से हासिल कर सकें। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी 10 में से 9 बार झांग जियाओ के पास है, जो मेरी अपनी मौसी हैं। अगर वे मेरे जरिए इस संपर्क तक पहुंच सकते हैं तो सच में उन्हें आधी मेहनत में 2 गुना नतीजा मिल जाएगा। लंबी चुप्पी के बाद बाई निंगबिंग ने आखिरकार इसे आजमाने का फैसला किया, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि अपनी खुदगर्जी के लिए भी। वह अब भी मुझसे दोबारा मिलने का मौका तलाशना चाहती थी। शादी के दूसरे दिन सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं सीधे जियांग ग्रुप के मुख्यालय गया और उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। मुझे जल्दी से जल्दी अनुकूलित करने में मदद करने के लिए मेरे पिता ने मुझे कई ऐसे सचिव और सहायक दिए जिन्हें उन्होंने खुद तरक्की दी थी। मैं पूरे दिन दस्तावेज और रिपोर्टें देखता रहा और आखिरकार समूह की आंतरिक स्थिति की सामान्य समझ हासिल कर ली। जब मुझे होश आया तो देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका था। रात के 8 बज चुके थे। पूरी इमारत में सिर्फ मेरे ऑफिस की बत्ती जल रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? लियू रुइयान हल्के से मुस्कुराई। उसकी आवाज में थोड़ी बेबसी झलक रही थी। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। तर्क के हिसाब से मुझे अभी भी अपने हनीमून पर होना चाहिए था। फिर मुझे वह सूक्ष्म भाव याद आया जो लियू रुइयान के चेहरे पर उस समय था जब मैंने आज सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो से निकलने के बाद कंपनी जाने की बात कही थी। और अब आखिरकार मुझे उस भाव का मतलब समझ में आया। मैंने थोड़ी झिझक के साथ समझाया, ये मेरी पहली शादी है, कोई अनुभव नहीं है, ऐसी बातें भूल गया। हनीमून वगैरह तो आम जोड़ों के लिए मायने रखते होंगे, है ना? हमारी तो बस एक बिजनेस शादी है, हमें तो जश्न मनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? लियू रुइयान की आंखों में एक क्षणिक, लगभग न दिखने वाली निराशा झलक गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपने जज्बात संभाल ली और पैसेंजर डोर खोलकर अंदर बैठ गई। अगर आप व्यस्त हैं तो हमें जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार हम शादीशुदा हैं। यकीनन वाइस प्रेसिडेंट जियांग एक व्यस्त व्यक्ति के साथ डिनर करने के लिए तो मान ही जाएंगे। उसकी आवाज में हल्की सी छेड़छाड़ थी जिसे सुनकर मैं मुस्कान दबा नहीं सका। मैंने सहर्ष सिर हिलाया और कार में बैठ गया। डिनर एक बहुत ही मशहूर वेस्टर्न रेस्टोरेंट में तय हुआ था। ठीक डिनर का समय था और चूंकि हम दोनों थोड़े देर से पहुंचे थे, प्राइवेट रूम्स पहले ही भर चुके थे। मैं भी भूखा था और ज्यादा झंझट नहीं करना चाहता था, इसलिए लियू रुइयान की सहमति लेने के बाद हम दोनों ने मुख्य हॉल में खिड़की के पास एक कोने में सीट ले ली। मेन्यू मिलने पर लियू रुइयान ने उसे सीधे मुझे थमा दिया और फिर इस रेस्टोरेंट के कुछ खास व्यंजन भी बताए। उसकी सलाह मानते हुए मैंने 4-5 अपनी पसंदीदा डिशेज ऑर्डर की और फिर मेन्यू उसे वापस दे दिया। लियू रुइयान, तुमने और कुछ ऑन ऑर्डर नहीं किया, क्या तुम वाकई और कुछ नहीं मंगवाओगी? मेरी पसंद थोड़ी अजीब हो सकती है, हो सकता है तुम्हें आदत ना हो। वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। उसकी आंखें चमक रही थीं जब वह मुझे देख रही थी। चूंकि हम पति पत्नी हैं तो आगे से हर दिन एक ही टेबल पर खाना खाएंगे। जो तुम्हें पसंद है मुझे भी उसे ज्यादा आजमाना और धीरे धीरे अपनाना होगा। हम शादीशुदा हैं, किसी ने हमें गुलामी में नहीं बेचा है। तुम्हें अब भी अपनी पसंद का खाना चुनने का हक है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी मन में हो बस कह दो, हम उस पर बात कर सकते हैं। क्या किसी भी बात पर चर्चा हो सकती है? हाँ, तो क्या हम हनीमून कैंसिल न करने पर भी चर्चा कर सकते हैं?
उसके गंभीर हाव भाव को देखकर मुझे लगा कि वह कोई अनुरोध करने वाली है, लेकिन जो बात निकली वह असल में हनीमून की थी। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। क्या तुम सच में हनीमून पर जाना चाहती हो? इस शादी की तैयारियों में काफी समय लग गया। मैं थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह आराम करना चाहता हूँ। इसके अलावा दोनों परिवारों के बड़े भी चाहते हैं कि हम जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाएं। मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए बहुत अच्छा मौका है। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी बेहद ईमानदार आवाज सुनकर जो बहाने मैंने पहले से तैयार कर रखे थे वे मेरे गले में ही अटक गए। न्याय की दृष्टि से देखें तो लियू रुयान हर तरह से मेरी राय का सम्मान करने वाली बहुत अच्छी पत्नी है। मेरे लिए हनीमून वास्तव में कोई जरूरी चीज नहीं थी और मैं इतनी छोटी सी बात पर उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने सहमति दे दी। सकारात्मक जवाब मिलते ही लियू रुयान के चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। उद्धरण, तो फिर जब तुम थोड़ी देर के लिए व्यस्त रह लो, मैं समय मिलने पर इसकी व्यवस्था कर दूंगी। बाई निंगबिंग ने जियांग ग्रुप के नीचे पूरे दिन मेरा इंतजार किया, तब जाकर मुझे देखा। वह मेरे पीछे पीछे रेस्तरां तक आई, अकेले में मिलने का मौका तलाश रही थी। लेकिन पूरे शाम भर मैं अपनी सीट से कभी नहीं उठा। मेरे और लियू रुयान के हंसते बोलते एक दूसरे के लिए खाना परोसते दृश्य ने उसे गहराई से आहत किया। उसकी मेज पर खाना 2 घंटे पहले परोसा जा चुका था, लेकिन उसने एक निवाला भी नहीं लिया। उसकी नजरें हमेशा मेरे कोमल मुस्कुराते चेहरे पर टिकी रहीं। आखिरकार जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा, बाई निंगबिंग जल्दी से मेरे पीछे पीछे बाहर आई और गलियारे में मुझे पुकारा, अफान, तुम लियू रुयान से शादी करने के लिए क्यों राजी हो गए? मैंने सिर घुमाया। मेरी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। अगर मुझे सही याद है तो हम पहले ही अलग हो चुके हैं, है ना? मैं शादी करूं या ना करूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मेरे इस बेपरवाह लहजे ने बाई निंगबिंग को अपमानित महसूस कराया और उसके दिल में गुस्से की लहर उठ गई जिसे वह रोक नहीं सकी। जियांग और लियू परिवारों की शादी 1 महीने से भी पहले तय हो गई थी। तब तक हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था और तुमने पहले ही किसी और को ढूंढ लिया था। मैंने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और उसकी ओर देखा। मेरी आवाज सपाट थी। हाँ, मैंने 1 महीने पहले ही जिंगबेई लौटकर शादी करने का प्लान बना लिया था। लेकिन तुम्हें गुस्सा होने का हक किस बात का है? तुम तो 7 साल पहले से ही शेन हाओयू के 28वें जन्मदिन पर ब्रेकअप करने की साजिश रच रही थी। अगर मैंने 1 महीने पहले ही अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? कुछ ही बातों में बाई निंगबिंग निरुत्तर रह गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, सीने में उठती अनिच्छा और पछतावे की भावनाओं को निगलते हुए फिर भी खुद को सही ठहराने की कोशिश करती रही। मेरे और उसके बीच का मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मुझे पता है कि वह मुझे पसंद नहीं करता। बस इतने सालों से उसे जानने और वह समझौता होने के कारण वह बात मेरे दिल में एक जुनून बन गई थी। मैं सच में तुम्हारे साथ ठीक से रहना चाहती थी। जिंगबेई जाते समय मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए भी तैयार थी। मैंने तो शादी की अंगूठियां तक चुन ली थी। अफान, क्या तुम एक बार मुझ पर भरोसा कर सकते हो? क्या ऐसा इसलिए है कि जब उसने तुम्हें पूरी तरह ठुकरा दिया तब तुम्हें मेरी उस रिजर्व टायर की याद आई? दुर्भाग्यवश मैं अब शादीशुदा हूँ। बाई निंगबिंग, तुम्हें शेन हाओयू को प्रपोज करना चाहिए, शायद वह मान जाए। मेरी आवाज में खुली हुई व्यंग्यात्मकता थी जिससे बाई निंगबिंग को और भी ज्यादा तकलीफ हुई। वह एक कदम आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने बचा लिया। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। पहले मैं भ्रमित थी और उसे उसके असली रूप में नहीं देख पाई। उस जन्मदिन की पार्टी के बाद ही मुझे समझ आया, इन 7 सालों में मैं तुम्हारे साथ रहने की आदत डाल चुकी हूँ। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी। मूल रूप से मैंने सोचा था कि भले ही उसने 2 नावों में पैर रखा हो, फिर भी उसमें थोड़ी सी सच्चाई बाकी थी। अब उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी घिन सी महसूस हुई। तुम्हें इस बात से नफरत है कि शेन हाओयू तुम्हें स्वीकार नहीं करता, तुम्हें एक बैकअप समझता है। क्या तुम्हें लगता है कि शेन हाओयू का 7 साल तक इंतजार करने के बाद तुम्हारा गहरा प्रेम स्वर्ग और धरती के लिए भी एक गवाही है और तुम खुद ही अपनी भावुकता से लगभग रो पड़ती हो? जब तुम उससे नफरत करती हो, क्या कभी सोचा है कि असल में तुम और शेन हाओयू में कोई फर्क नहीं है? वह मानता नहीं है और तुम्हें बस घसीटता रहता है। तुम्हें यह मंजूर नहीं है और तुम मुझे घसीटती रहती हो। तुम दोनों एक जैसे ही हो। मेरे सामने यह दिखावा क्यों कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम अपने अतीत पर पछता रही हो? एक पल में बाई निंगबिंग के चेहरे का रंग उड़ गया, बस सफेदी ही रह गई। मैंने उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसके साथ और उलझना भी नहीं चाहा, इसलिए मुख्य हॉल की ओर मुड़ गया। जैसे ही हम दोनों आमने सामने हुए, बाई निंगबिंग खुद को रोक नहीं पाई और मुझे पकड़ लिया। मेरे सब्र की हद हो चुकी थी और मैंने उसे सीधे झटक दिया। धक्का मुक्की के दौरान ऊपर लटका एक पुराना टूटा फूटा झूमर चरमराया और गिर पड़ा, सीधा मेरे सिर की ओर। खतरा आते ही बाई निंगबिंग ने अनायास ही मुझे एक तरफ धकेल दिया। भारी आवाज के साथ दर्जनों पाउंड वजनी लोहे का लाइटिंग फिक्सचर उसके कंधे पर आकर गिरा।
कई मीटर दूर धकेले जाने के बाद मैं संयोग से लियू रुयान से टकरा गया, जो वहां आ रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और पीछे मुड़कर देखा तो एक नजर में ही बाई निंगबिंग को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वह दर्द से सिकुड़कर एक गोले की तरह हो गई थी। उसका बायां हाथ मजबूती से दाहिने कंधे को पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर दर्द की वजह से लालिमा छा गई थी। आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए वेटर बाई निंगबिंग की चोट देखने के लिए आगे बढ़े। लियू रुयान ने भी भौहें सिकोड़ लीं और मुझसे पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि मुझे कोई चोट नहीं आई है, उसने राहत की सांस ली और मुझे सहारा देकर इस मुसीबत भरी जगह से बाहर ले गई। दोनों को हाथ में हाथ डाले जाते हुए देखकर जमीन पर पड़ी बाई निंगबिंग ने अपने होठों को जोर से काट लिया। वह कोई आवाज नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन अपने गले में उठती सिसकियों को रोक भी नहीं पा रही थी। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में यादों के दृश्य चमकने लगे और वे सभी मुझसे जुड़े हुए थे। जब उसकी पेट की बीमारी उभर आती थी तो मैं उसके पास बिना कहीं जाए रहता था, कई डॉक्टरों से संपर्क करता था और हर समय उसकी देखभाल करता था। जब वह दीवार से टकराकर अपनी बांह पर चोट लगा बैठती थी तो मैं तुरंत अंडा उबालकर उसे धीरे धीरे मलता था। जब उसे रात में नींद नहीं आती थी तो मैं अपनी नींद को नजरअंदाज कर उसके साथ हल्का संगीत सुनता था और उसके लिए कपास के फूलों का सूप बनाता था। पहले जब भी कोई बात उससे जुड़ी होती थी तो मैं उसमें अपना दिल लगा देता था। अब वह मुझे बचाने के लिए इस तरह घायल हो गई, फिर भी मुझ में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और मैं किसी और के साथ शान से चला गया। अब जाकर बाई निंगबिंग को आखिरकार यकीन हो गया। अब का मैं वह नहीं रहा जिसे वह जानती थी। अब उसे अकेली नहीं मानता और अब उससे प्यार नहीं करता। घर लौटने के बाद मेरा मूड धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं सोफे पर लेटा हुआ गर्म चाय पी रहा था और अभी अभी घटी घटना को याद कर रहा था। मैं अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था। मैं लियू रुयान से शिकायत करने ही वाला था कि मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर नीचे बैठी हुई है। मुझे चोट नहीं लगी है, आप फर्स्ट एड किट क्यों लाए? लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मेरी टखने की ओर इशारा किया। यहाँ मेरी नजर उस ओर गई तो मैंने देखा कि मेरी एड़ी की त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा कांच के टुकड़े से छिल गया था। लियू रुयान ने अल्कोहल में डूबा हुआ एक रुई का फाहा उठाया। इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। आमतौर पर मुझे इतनी छोटी सी चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, इसलिए लियू रुयान को इतना चिंतित देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह मामूली चोट है, बिना इलाज के भी सब ठीक रहेगा, इतनी चिंता मत करो। ऐसा कहने के बावजूद जैसे ही अल्कोहल घाव पर लगा मैं फिर भी कराह उठी। डिसइंफेक्ट करने के बाद लियू रुयान ने घाव को ढकने के लिए एक बैंडेड उठाया। मैं बाद में किसी को वाटरप्रूफ चीजें भेजने के लिए कह दूंगी। अगले कुछ दिनों तक नहाते समय इन्हें पहनना याद रखना। ध्यान रखना कि घाव में पानी न जाए। अगर बाहर जाना हो तो बस चप्पल पहन लेना। मैं बचपन में ही घर छोड़कर अपनी मौसी के पास रहने चली गई थी। देश लौटने के बाद 4 साल की यूनिवर्सिटी और 6 साल के रिश्ते के दौरान मैं हमेशा एक पराये देश में अकेली रही। यह पहली बार था जब किसी ने मेरे शरीर पर एक छोटे से घाव को लेकर इतना बड़ा मामला बनाया था। इस गर्मजोशी के बीच मैं माहौल हल्का करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा मजाक किया। इतनी परेशानी करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है जब तक तुम्हारी चीजें आ जाएं तब तक घाव खुद ही ठीक हो जाए। लियू रुयान ने अपनी नजरें उठाईं और मुझे टकटकी लगाकर देखा। उनके चेहरे पर वह गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आज जो तुम्हें चोट लगी वह भी मेरी लापरवाही की वजह से हुई। गलती मेरी है। चोट चाहे जैसी भी हो, दर्द तो होता ही है। मैं नहीं चाहती कि इतनी बड़ी घबराहट के बाद तुम्हें शारीरिक तकलीफ भी हो, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा ध्यान देने में कोई बुराई नहीं है। एक बार मेरी बात मान लो, ठीक है? ठीक है। चाहे वह उनकी आवाज की सच्चाई हो या उनकी आंखों में झलकती आत्मग्लानि, मेरे दिल के तार कई बार झंझना उठे, लगातार कांपते रहे। मैं उनकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। अपनी नजरें झुका लीं और हल्के से सिर हिला दिया। लियू रुयान के फर्स्ट एड किट लेकर जाने के बाद मुझे तांग यान का फोन आया। अब फोन, क्या तुम वाकई इतने बेरहम हो? बिंग बिंग ने तुम्हें बचाने के लिए इतनी गंभीर चोट झेली और तुम उसे देखने तक नहीं आओगे? इस बेबुनियाद इल्जाम को सुनकर मैं नहीं चाहता था कि मुझ पर इस तरह की गंदगी उछाली जाए। मैंने ठंडी हंसी हंसी। अगर वह मुझे परेशान न कर रही होती और मुझे जाने देती तो झूमर कभी मेरे सिर पर गिरता ही नहीं। उसकी चोट तो उसी की करनी का फल है। क्या इसका दोष भी मुझ पर डाला जा सकता है? हालात चाहे जैसे भी हों, उसने जानलेवा मौके पर तुम्हें एक तरफ तो धकेल ही दिया था। क्या तुम्हें वाकई पुराने रिश्तों की कोई परवाह नहीं है? मैं तो उसकी इतनी मोटी चमड़ी और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की काबिलियत की लगभग तारीफ ही करने वाला था। उस पर और समय बर्बाद न करते हुए मैंने अपनी टांग पर लगे बैंडेड पर एक नजर डाली और बस एक झूठ बोल दिया। मैं देखना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी टांग भी घायल है और मैं अभी बाहर नहीं जा सकती। फोन 10 सेकंड से भी ज्यादा समय तक शांत रहा।
उसने गला साफ किया, उसकी आवाज में नरमी आ गई थी। अगर तुम नहीं आ सकते तो भूल जाओ, लेकिन एहसान का बदला हमेशा चुकाना पड़ता है। ऐसा करो, कैसा रहेगा? मैंने सुना है कि 1 महीने में युंदाओ प्रोजेक्ट की किक ऑन ऑफ डिनर है। अपनी सेक्रेटरी से कुछ निमंत्रण भिजवा देना और हम बराबर हो जाएंगे। तो असली योजना यही थी। मैं खुद को 2 बार हंसने से नहीं रोक सका और यूं ही सहमति दे दी। फोन रखने के बाद मैंने अपनी मौसी को कुछ संदेश भेजे, प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से पूछा और फिर उनसे कहा कि कल कुछ निमंत्रण भिजवा दें। अगले कुछ दिनों तक मैं चाहे जो भी करता, लियू रुयान मेरे पीछे पीछे रहती थी। शुरुआत में मैं उसे समझाता कि वह अपने काम में व्यस्त हो जाए, लेकिन हर बार वह मुझे रोक देती और हनीमून का बहाना बना लेती थी। धीरे धीरे मैंने पाया कि जब भी लियू रुयान मेरे साथ होती, काम में चाहे कोई भी समस्या आती, वह हमेशा हर चीज पर अपनी राय दे सकती थी। दिन रात साथ रहते हुए उसकी मौजूदगी की आदत सी हो गई और हम दोनों जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गए। देर रात जब मुझे ओवरटाइम करना पड़ता, लियू रुयान मेरे पास कंप्यूटर लेकर चुपचाप अपने काम करती रहती थी। कभी कभी जब उसे बाहर जाना पड़ता तो वह भी तुरंत मुझे इसकी सूचना देती थी। ब्रेक के दौरान वह मेरे साथ बाहर डेट पर और टहलने के लिए जाती थी। मैंने कई नई और दिलचस्प जगहें और चीजें देखी। आधे महीने बाद वसंत उत्सव पर जियांग और लियू परिवारों ने मिलकर नए साल की पूर्व संध्या पर एक साथ इकट्ठा होने की तैयारी की। दोनों बड़े परिवारों के दर्जन भर सदस्य एक साथ बैठे और जोश से बातें कर रहे थे। बातचीत में हर शब्द में नवविवाहित जोड़े का जिक्र टाला नहीं जा सका। मां जियांग ने संतोषपूर्वक मुझे और लियू रुयान को, जो उनके बगल में बैठे थे, देखा और भावुक होकर आह भरी। अफान का जिद्दी स्वभाव बिल्कुल उसकी चाची जैसा ही है। स्नातक होने के बाद मैंने उससे कहा कि वह जिंगबेई लौट आए, लेकिन वह नहीं माना और बाहर खुद ही कुछ करने की जिद पर अड़ा रहा। मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकी। रुयान, अगर वह कुछ गलत करता है तो तुम्हें उसे थोड़ा और सहना होगा। इतने लोगों के सामने मां को मेरी शिकायत करते सुनकर मैं थोड़ा नाराज हो गया और खुद का बचाव करने ही वाला था। तभी लियू रुयान ने मेरे हाथ में ताजा छीला हुआ संतरा रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मां, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। अफान कहां जिद्दी है? मुझे तो लगता है कि वह बहुत आत्मनिर्भर है और उसकी अपनी राय है। भविष्य में आंटी के साथ मिलकर वह निश्चित रूप से जियांग परिवार की जिम्मेदारी उठा सकेगा। उस समय मुझे उससे और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती। उसके बोलने के बाद लियू परिवार ने भी तारीफों की झड़ी लगा दी, जिससे मां जियांग का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी आवाज में भी खुशी झलक रही थी। जब तक तुम दोनों आपस में अच्छे से रहो, हम बुजुर्ग लोग बहुत खुश हैं। अगर तुम जल्दी बच्चा कर लो तो हम और भी ज्यादा खुश होंगे। कई बुजुर्गों ने भी मजाक में साथ दिया और मेरा चेहरा और कानों की नोकें शर्म से लाल हो गईं। लियो रुयन ने मेरे चेहरे के भाव में बदलाव देखा और जल्दी से एक बहाना बनाकर मुझे बगीचे में ले गया, जहां ठंडी सर्दी की हवा चल रही थी। मेरे चेहरे का रंग आखिरकार सामान्य हो गया। मेरे होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लियो रुयन ने खुद ही विषय बदलते हुए बात शुरू की। क्या तुम भी कल उस डिनर में जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूं। बाई निंगबिंग के निमंत्रण मेरे ही हाथों से भेजे गए थे। मुझे उस पर नजर रखनी है और देखना है कि वह क्या योजना बना रही है। क्या कोई अतिरिक्त निमंत्रण है? मुझे भी एक दे दो। यह सुनकर मैंने हैरानी से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। यह प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन क्या तुम और तुम्हारी बड़ी बहन इन दिनों युआन शुआन में व्यस्त नहीं हो? इतने नाजुक मौके पर भी तुम यहां आकर ताक झांक करना चाहती हो? उसे पता था कि मैं मजाक कर रही हूं। उसने जवाब में कई बार तेजी से पलकें झपकाईं। बिल्कुल, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस छुट्टियों में करने को कुछ नहीं है और मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूं। मैंने समझते हुए सिर हिलाया। याद आया कि मेरे पास सिर्फ एक निमंत्रण बचा है, तो मैं उसे लेकर नीचे अपनी मौसी के पास गई। प्रोजेक्ट डिनर जिंगबेई के सबसे बड़े होटल में रखा गया था। शाम 7 बजे प्रोजेक्ट लीडर धीरे धीरे मंच पर आए और डिनर की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। जियांग परिवार की कार रास्ते में फंस गई थी और वे आधा घंटा देर से पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, मेरी मौसी को दरवाजे पर इंतजार कर रहे इच्छुक लोगों ने घेर लिया। इतने सारे लोगों को देखकर मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने लियू रुयान को लिया और भीड़ से बचते हुए अंदर चली गई। वे दोनों तो शुरुआत से ही प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे, इसलिए वे मुख्य हॉल में आराम से घूमते हुए खाना और रेड वाइन चखने लगे। दूसरी मंजिल पर खड़ी बाई निंगबिंग ने एक गिलास शैंपेन पकड़ा हुआ था और रेलिंग पर झुकी हुई थी। एक नजर में ही उसने मुझे लियू रुयान के कान में फुसफुसाते हुए देख लिया। इस 1 महीने में उसने बहुत कुछ सोचा था। उसने मुझसे पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी।
मैं जियांग परिवार का सदस्य हूं और मैंने तुमसे रुयान शादी की है। उसका परिवार दोनों पक्षों को नाराज करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वह खुद को अतीत को छोड़ने और हकीकत को स्वीकार करने के लिए समझा रही थी। लेकिन इतनी देर तक खुद को मानसिक रूप से समझाने के बाद भी जब उसने हमें इतनी नजदीकी से उसके सामने देखा तो उसके दिल में फिर भी कुछ आक्रोश उठाया। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। साइड में शेन हाओयू था। उसकी नजर का पीछा करते हुए जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। वह शिया रुक्सुए को लेकर नीचे की ओर बढ़ गया। यह देखकर तांग यान ने भी बाई निंगबिंग को खींचकर उनके पीछे चल दिया। चारों भीड़ के बीच से गुजरते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तीसरी मिस, बहुत समय हो गया। नहीं, मैंने सुना था कि आपकी हाल ही में शादी हुई है। शादी की बहुत बहुत बधाई हो। इन शब्दों ने माहौल को फिर से ठंडा कर दिया। आगे बोलने में असमर्थ महसूस करते हुए शियाओरुक्सु ने शेन हाओयू को एक नजर से देखा। शेन हाओयू जल्दी से आगे बढ़ी और मुझे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भाई अफान, मुझे याद रखना, हम 2 महीने पहले एक बार मिले थे। श्रीमान उद्धरण। शेन, बहुत समय हो गया। नहीं, मेरी आवाज सुनकर बाई निंगबिंग ने आखिरकार अपना सिर उठाया। ठीक उसी समय मैंने अपनी ठंडी नजर उस पर डाली। अफान, बहुत समय हो गया, मिले नहीं। मैंने सुना था कि उस दिन आप घायल हो गए थे। अब आप ठीक हैं। आपकी वजह से अब ठीक हो रहा हूं। मेरे अर्थपूर्ण लहजे ने बाई निंगबिंग के दिल को हिला दिया और उसके चेहरे पर अपराध बोध की झलक आ गई। वह खुद को सफाई देने से रोक नहीं पाई, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही लियू रुयुआन ने बीच में रोक दिया। अफान और मैं आंटी के साथ डिनर में आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां रुक्सू से भी मुलाकात होगी। 7 सालों में तुम इतनी दूर से उड़कर झिंगबई आ गए हो। क्या कोई खास बात है? यह सुनकर तांग यान ने जल्दी से शाओरुक्सु का हाथ टटोला, उसे इशारा किया कि वह इस मौके का फायदा उठाए। हमारे परिवार भी युनदाओ प्रोजेक्ट में कुछ हद तक रुचि रखते हैं और देखने का विचार किया। मैंने सुना है कि अफान की आंटी इस प्रोजेक्ट की प्रमुख हैं। मुझे आश्चर्य है वानरो, क्या तुम हमारी पुरानी दोस्ती के खातिर हमारा परिचय करा सकती हो? लियू रुयन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर उठाकर मेरी ओर देखा, मानो मेरी राय जानना चाहती हो। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वानरुओ और मैं मदद करना चाहेंगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी आंटी इतनी व्यस्त हैं कि अभी समय नहीं निकाल सकती। मुझे डर है कि यह असुविधाजनक होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और इन शब्दों को अस्वीकार समझ लिया। नाराज न होते हुए उन्होंने कुछ औपचारिक बातें की और विदा ले ली। केवल बाई निंगबिंग वहीं खड़ी रही, मुझे एक तक घूरती रही, बोलने में हिचकिचा रही थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए लियू रुयान को लेकर वहां से चला गया। फिर भी वह दोनों के पीछे पीछे ऐसे चली जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। मुख्य हॉल से दूसरे माले तक और फिर बगीचे तक। देखा कि आसपास कोई नहीं है। मिस बाई लगातार मेरे और मेरे पति के पीछे पीछे आ रही हैं। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? बाई निंगबिंग को तभी एहसास हुआ कि उसका व्यवहार बहुत अनुचित था और उसने तुरंत माफी मांगी। माफ कीजिए, मैंने ज्यादा पी ली थी और थोड़ी उलझन में थी, रास्ता नहीं पहचान पाई। यह कमजोर सा बहाना सुनकर लियू रुयन हल्के से हंस पड़ी, लेकिन उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। एक पल के लिए उलझन में होना अलग बात है, लेकिन हमेशा के लिए उलझन में रहना कभी नहीं होना चाहिए। EFN पुराने रिश्तों की परवाह करता है, लेकिन मेरा बाई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यहां पुराने रिश्तों की कोई बात ही नहीं है। उसकी बातों में छुपी धमकी ने बाई निंगबिंग का दिल सीधे डूबा दिया। वह जानती थी कि लियू परिवार की ताकत के आगे अगर लियू रुयन ने बस कुछ शब्द कह दिए तो बाई परिवार शंघाई से गायब भी हो सकता है। एक बाई निंगबिंग अपने परिवार को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी और उससे मुकाबला करने के बजाय वह बस दांत भींचकर अपमान को निगल गई और मुख्य हॉल की ओर लौट गई। जियांग अध्यक्ष, आपके भतीजे का भी हमसे कुछ दोस्ताना संबंध है। क्या आप नौकर की खातिर मालिक की इज्जत नहीं रख सकते और हमारे लिए यह जाम नहीं पी सकते? हालांकि उसे अंदर क्या हो रहा था यह पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने यह वाक्य सुना उसे एहसास हो गया कि कुछ बुरा हुआ है और वह जल्दी से अंदर घुसी। जैसे ही वह भीड़ को पार कर केंद्र हॉल तक पहुंची, इससे पहले कि उसके मुंह से जियांग अध्यक्ष मुझे माफ कीजिए निकल पाता, उसने देखा कि उसकी चाची ने फोन उठाया और सुरक्षा को बुलाया। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। बाकी मेहमानों ने उन 4 लोगों की ओर उपहास भरी नजरों से देखा जिनके चेहरे मौत की तरह सफेद पड़ गए थे। आज युनडाओ के लिए उद्घाटन रात्रि भोज है, न कि कोई पिछला दरवाजा या शॉर्टकट। चूंकि आप सभी को निमंत्रण मिल चुका है, कृपया ध्यान से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने जो अभी शुरू होने वाली है। इन कुछ लोगों की तरह टेढ़े रास्ते पर मत चलिए।
वरना अगर आपको भोज से बाहर निकाल दिया गया तो यह मत कहना कि मैंने आपकी इज्जत नहीं रखी। जैसे ही दर्जन भर सुरक्षा गार्ड उन 4 लोगों को बाहर ले जाने लगे, मैं ठीक उसी समय लियो रुयन के साथ लौट आया। वह जोड़ा दरवाजे पर काफी देर तक खड़ा रहा, देखता रहा, फिर एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में मुस्कान झलक उठी। मुख्य हॉल से मेजबान की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि परियोजना बैठक शुरू होने वाली है। अब जब उपद्रवियों को भगा दिया गया था तो मैं यहां रुकना नहीं चाहता था और मैंने उसे बताया कि मैं घर जाना चाहता हूं। लियो रुयन हर बात में मेरी बात मानती थी। मैंने अपनी चाची को संदेश भेजने के बाद वह गाड़ी चलाकर चली गई। पिछले कुछ दिनों से वह जोड़ा पुराने निवास में रह रहा था और घर के नौकर भी छुट्टियों के लिए वापस चले गए थे। घर खाली था, दोनों सोफे पर सिमटकर फिल्म देख रहे थे। आधी रात के करीब मुझे अचानक छुट्टी के लिए तांग्युआन खाने का मन हुआ। रात काफी हो चुकी थी और आसपास की दुकानें और डिलीवरी सेवाएं बंद हो गई थीं। अपने फोन पर डिलीवर नहीं किया जा सकता शब्द देखकर मैंने गहरी सांस ली। मुझे उदास देखकर लियो रुयन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह उठी और रसोई में चली गई। उसने अलमारी से चिपचिपे चावल के आटे की एक थैली निकाली। उसकी हरकतें देखकर मैं जिज्ञासु होकर पास आ गया। मेरी आंखों में हैरानी थी। तुम सच में तांग्युआन बनाना जानती हो? रुयन ने मुझे चिपचिपे चावल के आटे से खेलते देखा और समझ गई कि मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। उसने 2 एप्रन निकाले और एक मुझे पहना दिया। नहीं, मैं कोई ट्यूटोरियल देखकर सीख लूंगी। ये बहुत आसान होना चाहिए, है ना? मुझे लगा कि उसकी बात में बहुत दम है और मैंने जल्दी से अपना फोन खोल लिया। हम दोनों ने ट्यूटोरियल देखकर 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक कोशिश की। तब कहीं जाकर अलग अलग आकार और आकार के कुछ तांग्युआन मुश्किल से बना पाए। पानी उबलने के बाद मैं उन्हें डालना चाहता था। लियो रुयन को डर था कि मैं जल न जाऊं, इसलिए उसने जल्दी से प्लेट उठा ली और मुझसे 2 कटोरे लाने को कहा, क्योंकि घर में छलनी नहीं थी। उसने स्वाद के लिए थोड़ा ब्राउन शुगर डाल दिया। जब तक दोनों कटोरों में तांग्युआन परोसे गए तब तक 12 बज चुके थे। मैंने चम्मच से कटोरे में सबसे बड़ा तांग्युआन उठाया और लियो रुयन के सामने शान से दिखाया। सबसे बड़ा वाला यही है। लगता है इस साल मेरी किस्मत अच्छी रहेगी। लियो रुयन मुझे देखकर मुस्कान से भरा चेहरा लिए हुए थी। मैंने एक कौर लिया। मेरे चेहरे पर गर्व कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया, फिर वापस सामान्य हो गया। अच्छा नहीं लगा? मेरी आंखें कुछ बार घूमी, फिर मैंने तेजी से सिर हिलाया और चम्मच उसके सामने बढ़ा दिया, आग्रह करते हुए कहा, यह खास और स्वादिष्ट है, क्या तुम चखना चाहोगी? एक नजर में ही ओरुयांग समझ गई कि मैंने जो बेर के आकार का तांग्युआन बनाया था वह पूरी तरह से पका नहीं था। फिर भी उसने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, सिर झुकाकर बाकी आधा खा लिया। ये देखकर कि वह फंस गई है, मेरे होंठों के कोने पर छुपी हंसी मुश्किल से ही दबाई जा सकी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा ढकने के लिए हाथ उठा लिया। अच्छा है ना? फिर भी उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और उसने अंगूठा ऊपर कर दिया। स्वादिष्ट, मीठा और चबाने में मजेदार, बिल्कुल मेरे स्वाद के अनुसार। जब उसने यह कहा, उसकी आंखें चमक उठीं, जिससे मैं समझ नहीं पाया कि वह सच बोल रही है या मजाक कर रही है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी स्वाद की समझ पर भरोसा किया। मैंने सीधे गर्म कटोरा नीचे रखा और एक हाथ से उसकी ठुड्डी उठाई, उसका मुंह खोलकर देखने की कोशिश की। लियो रुयन ने सीधे अपने मुंह की चीज निगल ली। जब मैंने बड़ी मुश्किल से उसका मुंह खोला तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरे चेहरे पर तुरंत ही निराशा का भाव आ गया। यह तो साफ तौर पर रहा था, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? उनकी मस्ती मजाक के बीच दोनों सोफे से लुढ़क कर एक साथ कालीन पर गिर पड़े।